भी ऐसा कर सकते हैं। कंपनी के मामलों की व्यवस्था करने के बाद हुआन फैंग अकेले जनरल मैनिंग के रात्रिभोज का भुगतान करने गए। जब जनरल मैनिंग ने हुआन फैंग को अकेले आते देखा तो वह भी थोड़ा चौंक गए। हुआन फैंग के हालिया कार्यों के अनुसार हुआन फैंग को स्पष्ट रूप से कुछ समझ आया। इस मामले में हुआन फैंग ने अकेले रात्रिभोज के लिए भुगतान करने का साहस किया और मैनिंग को नहीं पता था कि हुआन फैंग साहस के बारे में क्या कहना है या उसे अज्ञानी कहा जाना चाहिए। क्या? जनरल मैनिंग आश्चर्यचकित लग रहे थे। हुआन फैंग ने मुस्कुराते हुए कहा, नहीं। मैनिंग ने अपना सिर हिलाया और कहा, अब जब आप यहाँ हैं तो कृपया बैठ जाएं। निजी कमरे में अपना काम खत्म करने के बाद भी हुआन फैंग का चेहरा मुस्कुरा रहा था, लेकिन वो अपनी पिछली अटकलों के बारे में अधिक आश्वस्त था। जाहिर तौर पर उन्हें लगा कि यहाँ का माहौल असामान्य है। हालांकि हुआन फैंग ने अभी भी ज्यादा चिंता नहीं की। इतनी कम मार्शल दुनिया में उन्हें अपने प्रथम श्रेणी कौशल से डरने की कोई जरूरत नहीं थी। उनके लिए एकमात्र खतरा यानी पूर्व छाता कंपनी के सैनिक थे। जब हुआन फैंग ने उस स्तर के सैनिकों के बारे में सोचा तो वह अचानक अपने दिल में उछल पड़ा। ऐसा लग रहा था जैसे उसने कुछ सोचा हो और उसे कुछ गलत महसूस हो रहा हो। हालांकि वो जो जानकारी जानता था वो बहुत कम थी। जिन सैनिकों के बारे में जानकारी पूरी तरह से गोपनीय थी, यहाँ तक कि मैनिंग को भी हाल ही में इसके बारे में पता चला था और हुआन फैंग को स्वाभाविक रूप से इसके बारे में नहीं पता था। इसलिए भले ही उसे लगा कि कुछ गलत था, लेकिन उसे समझ नहीं आया कि क्या गलत था। खाना जल्द ही आ गया। ये कहना होगा कि ज़ोंबी पूरी तरह से समाप्त होने के बाद मनुष्यों का जीवन स्तर अचानक बढ़ गया। हमेशा की तरह जब तक वे अपना पेट भर सकते हैं और जीवित रह सकते हैं वे ऐसा कर सकते हैं, लेकिन अब क्षमतावान लोगों ने भौतिक सुख की तलाश शुरू कर दी है। आज के भोजन में जनरल मैनिंग ने स्पष्ट रूप से अपने दिल का उपयोग किया। सभी व्यंजन रंग और सुगंध से भरे हुए हैं। अगर पीली चोटी खुल भी जाए तो भूख बहुत बढ़ जाएगी। मैनिंग ने खुद हुआन फैंग के लिए शराब का एक गिलास डाला और फिर उसने गिलास लिया और हुआन फैंग से कहा, हम एक दूसरे को कई महीनों से जानते हैं और समय इतनी तेजी से बीत गया। उस समय हम लगभग हर दिन व्यस्त थे। उस समय ज़ोंबी के खिलाफ अग्रिम पंक्ति में दौड़ना, हालांकि परिस्थितियां खराब और खतरनाक थी, लेकिन अब मुझे लगता है कि यह एक लंबा समय है। गलत यादें, आओ हमारी दोस्ती के लिए, पीने के लिए। दोस्ती के लिए। हुआन फैंग ने धीरे से मैनिंग के कप को छुआ और कहा कि उनके बीच पहले दोस्ती थी, लेकिन अब उनके संबंधित पदों के कारण ये स्पष्ट है कि दोस्ती लगभग खत्म हो गई है। हो सकता है कि यह सिर्फ इस भोजन को खाने के बाद हो या इस भोजन को खाने के बाद भी हो। जब हुआन फैंग ने अपना गिलास अपने होठों के पास रखा तो यह अब था। ऐसा लग रहा था जैसे मैनिंग घबराहट से खुद को देख रहा हो। उसकी आंखों में ऐसा लग रहा था जैसे वो जल्दी से शराब पीने का इंतजार कर रहा हो। ऐसा लग रहा था कि वो इसे सहन नहीं कर पाएंगे। सामान्य तौर पर जनरल मैनिंग इस तरह अपना आपा नहीं खोते, लेकिन अब हुआन फैंग ये देखने के लिए उत्सुक है। शराब में कुछ गड़बड़ है। इस वेबसाइट का पता याद रखने में केवल 1 सेकंड लगता है। मोबाइल पढ़ने वाली वेबसाइट। बेहतर नॉवल पढ़ने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल और ऑडियो एक्सप्लेन टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। 1077 जहर देना। हुआन फैंग ने धीरे से अपना गिलास नीचे रखा, फिर मैनिंग की ओर देखा और कहा, जनरल मैनिंग ने मुझे आज आने के लिए कहा है। ये सिर्फ अतीत को याद करने जैसा नहीं है। मुझे नहीं पता कि और क्या हो रहा है। हुआन फैंग को वाइन का कप फिर से नीचे रखते देख मैनिंग घबरा गई। हुआन फैंग के पिछले प्रदर्शन के बारे में सोचते हुए उन्होंने क्या दिखाया। हालांकि इस समय वो स्पष्ट रूप से बहुत अधिक नहीं दिखा सकते हैं। उन्होंने खुद को हुआन फैंग को शांति से देखने के लिए मजबूर किया और कहा, कुछ और है। मैं आपको ये सोचने के लिए राजी करना चाहता हूँ कि उनका क्या मतलब है। आखिरकार हर कोई हथियारों में कॉमरेड हुआ करता था, इसलिए इतना कठोर होना जरूरी नहीं है। अब जब आप यहाँ हैं तो मैं आपको बताऊंगा कि ऐसा नहीं है कि मैं भर्ती नहीं होना चाहता, बल्कि मेरी अपनी कठिनाइयां हैं। मैं आपके साथ शामिल नहीं हो सकता और आप मुझे देखना नहीं चाहते हैं। अचानक गायब हो जाते हैं। क्या आप उस स्थिति में ऊपर वाले मुझ पर अधिक संदेह कर सकते हैं? उन्हें लगता है कि मेरे शामिल होने का उद्देश्य अशुद्ध है और किसी भी जानकारी को चुराना होगा। ये स्पष्ट रूप से नहीं है। मैं देखना चाहता हूँ, हुआन फैंग मैनिंग से ईमानदारी से कहा। हुआन फैंग इसी बात को लेकर चिंतित है। अगर वह अचानक गायब हो जाए तो ऊपर वालों को शक हो जाएगा कि कहीं वो कुछ चुराकर दूसरे देश तो नहीं चला गया। उस समय उनकी कंपनी संकट में होगी। इसके अलावा हुआन फैंग ये भी सोचते हैं कि चूंकि उन लोगों को खुद पर संदेह हो गया है, भले ही वे अब दूसरी पार्टी में शामिल होने के लिए सहमत हो, मैं वास्तव में अपने दिल में दूसरी पार्टी पर भरोसा नहीं करता। मैं हर दिन संदेह की दुनिया में रहता हूँ। जाहिर तौर पर यह अच्छा एहसास नहीं है। क्या वास्तव में कोई समाधान नहीं है? तुम्हें जाना होगा। तुम कहाँ जा रहे हो? मैनिंग स्पष्ट रूप से हार मानने को तैयार नहीं है। यह मेरा रहस्य है। मुझे खेद है कि मैं इसे नहीं बता सकता, हुआन फैंग ने कहा। यह मत कहिए कि अब दोनों पक्षों के रिश्तों में दरारें आ गई हैं। पहले भी जब रिश्ता अच्छा था, हुआन फैंग उसे यह नहीं बताते थे कि वो इस क्षेत्र में व्यक्ति नहीं है। मैनिंग को स्पष्ट रूप से नहीं पता था कि अंदर क्या चल रहा था, लेकिन उसने सोचा कि हुआन फैंग को खुद पर विश्वास नहीं था। हालांकि दोनों पक्षों के बीच मौजूदा संबंधों को देखते हुए उन्हें खुद पर विश्वास नहीं था, जो समझ में आता है। इसलिए मैनिंग ने अपने दांत चबाए और अपने दिल में अंतिम निर्णय लिया। उसने एक बार फिर अपना गिलास उठाया और हुआन फैंग से कहा, यह आखिरी बार हो सकता है जब हम रात के खाने और पीने के लिए एक साथ बैठे हों। सूखा इस कप के बाद हमारी पिछली दोस्ती समझ में आती है। उसके बाद हुआन फैंग के कुछ कहने का इंतजार किए बिना उसने पहले कप में सारी शराब पी ली। फिर उसने खाली गिलास उठाया और हुआन फैंग की ओर देखा। जाहिर है वो हुआन फैंग को अपने हाथ में शराब पीते हुए देखना चाहता था। तो क्या आप चाहते हैं कि मैं ये शराब पीऊं? हुआन फैंग ने तुरंत शराब नहीं पी, लेकिन स्थानीय लोगों से पूछा। हाँ, जनरल मैनिंग ने दांत पीसते हुए कहा कि चूंकि हुआन फैंग निश्चित रूप से राहगीर नहीं है, इसलिए उसने अंतिम निर्णय ले लिया है और मैनिंग अब और संकोच नहीं करेगा। ठीक है, मैं ये शराब पीऊंगा। हुआन फैंग एक दूसरे को जटिल तरीके से देखते हैं। एक बार जब वो शराब का ये गिलास पी लेता है तो वो और वो वास्तव में टूट जाते हैं। मैनिंग को ये देखकर राहत महसूस हुई कि हुआन फैंग ने कप में शराब पीने के लिए अपना सिर घुमाया। फिर उन्होंने हुआन फैंग से कहा, हुआन फैंग, तुम मुझे दोष मत दो।
मैंने तुम्हें कई बार सलाह दी है, लेकिन तुम सुनते ही नहीं। हालांकि मेरा मानना है कि तुम वो काम नहीं करोगे, लेकिन ऊपर वाले ऐसा नहीं करते हैं। आप पर भरोसा करें, वे आपकी ताकत के लिए आपको दोषी ठहराते हैं। यह अविश्वसनीय है कि आप मजबूत हैं और कई लोगों की नींद उड़ा देते हैं। यदि आप कमजोर हैं, तो आपको ये परेशानियां नहीं होंगी। जनरल मैनिंग का क्या मतलब है? हुआंग फेंग ने एक दूसरे को शांति से देखा और कहा, इस समय मैं इसे आपसे नहीं छिपाऊंगा, क्योंकि आप बहुत मजबूत हैं। ऊपर के लोग डरते हैं कि वे आपको रोक नहीं सकते हैं और आपकी महत्वाकांक्षाएं होनी चाहिए, इसलिए वे आपको स्वीकार करना चाहते हैं। हालांकि गंभीरता से, भले ही आप भर्ती होने के लिए सहमत हो, उन लोगों को बहुत राहत नहीं मिलेगी। इसलिए देर सवेर दोनों पक्ष यहाँ आएंगे कदम। हुआंग फेंग, आप इतने मजबूत क्यों हैं? आपने यह नहीं कहा कि जब मैंने लोगों को गिरफ्तार करने के लिए गांव के शहर जाने में आपकी मदद की थी, उस समय आपको उम्मीद थी कि मैं जितना मजबूत होगा उतना बेहतर होगा। इस तरह आप कार्य पूरा कर सकते हैं। हुआंग फेंग ने मुस्कुराते हुए कहा, ये सच है कि आप मजबूत हैं, लेकिन आप बहुत मजबूत हैं। आपको ऐसा नहीं होना चाहिए। आप जानते हैं, लोगों में अभी भी आपकी बहुत प्रतिष्ठा है। यह आपके लिए अच्छी बात नहीं है। इससे ऊपर वाले लोग आपसे और अधिक डरेंगे। इसके बारे में बोलते हुए आपके कार्यों को प्रचारित करना भी मेरी गलती है। यह मूल रूप से मेरा विचार था और मैं इसके लिए जिम्मेदार हूँ। मुझे इसके लिए खेद है। इतना कहने से जनरल मैनिंग का क्या मतलब है? हुआंग फेंग ने पूछा। मैं आपसे झूठ नहीं बोलना चाहता। शराब अभी जहरीली थी। मुझे पता है कि आप इसमें बहुत अच्छे हैं। हालांकि आप कितने भी मजबूत क्यों न हो, 5 मिनट बाद आप मर जाएंगे। अब इससे भी कम है, 1 मिनट बचा है। इस डिब्बे के बाहर बहुत से लोग घात लगाए बैठे हैं। तुम जाना भी चाहो तो नहीं जा सकते। मैनिंग ने कहा, क्या ऐसा है? मुझे ऐसा नहीं लगता। इस दुनिया में अगर मैं जाना चाहूं तो मुझे कोई नहीं रोक सकता। हुआंग फेंग का चेहरा गर्व से भरा था और कहा कि उन्हें यहाँ इतना आत्मविश्वास था। हुआंग फेंग, व्यर्थ संघर्ष मत करो। अपने लिए पूरा शरीर छोड़ दो। चिंता मत करो, तुम्हारे मरने के बाद मैं तुम्हें अच्छे से दफनाऊंगा। मैनिंग ने कहा, तो मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ। हुआंग फेंग ने व्यंग्य के साथ कहा, मुझे पता है कि आप अब मुझसे नफरत करेंगे, लेकिन मेरे पास अपनी स्थिति में बने रहने का कोई रास्ता नहीं है। मैं केवल यही कर सकता हूँ। मैं आपसे मुझे माफ करने के लिए नहीं कहता। यह मेरी गलती है। मैनिंग ने कहा, ठीक है, मैं यहीं बैठूंगा। मैं देखना चाहूंगा कि तुम मेरे लिए शव कैसे इकट्ठा कर सकते हो। हुआंग फेंग ने हल्के से कहा, लेकिन उसके चेहरे पर कोई घबराहट नहीं थी। ये देखकर कि हुआंग फेंग इतना शांत है, मैनिंग का मन थोड़ा भ्रमित हो गया। यहाँ तक कि सबसे शक्तिशाली लोगों को भी यह जानने के बाद शांत नहीं रहना चाहिए कि उन्हें जहर दिया गया है। घबराहट तो होनी ही चाहिए। हालांकि हुआंग फेंग बिल्कुल ऐसा है जैसे उसे नहीं पता कि उसे जहर दिया गया है। क्या उसे लगता है कि वो उसे धोखा दे रहा है? हालांकि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। किसी भी स्थिति में यह 1 मिनट से भी कम है। जब हुआंग फेंग की जहरीली शराब बनेगी तो उसे पता चल जाएगा कि उसने उसे धोखा नहीं दिया। मरने से पहले उन्हें कोई डर या घबराहट नहीं थी। ये बुरा नहीं है, यह मरने का एक अच्छा तरीका है। मैनिंग हुआंग फेंग की जहरीली शराब का इंतजार कर रहा था, लेकिन वो दिखाई नहीं दी। हुआंग फेंग की तलहटी में पानी के धब्बों का एक तालाब था। वे सभी पानी के धब्बे हुआंग फेंग की उंगलियों के साथ बह रहे थे। यदि वे एक दूसरे के करीब होते तो वे शराब की गंध महसूस कर सकते थे। इस वेबसाइट का पता याद रखने में केवल 1 सेकंड लगता है। मोबाइल पढ़ने वाली वेबसाइट। बेहतर नॉवल पढ़ने के लिए आप हमारे YouTube चैनल और ऑडियो एक्सप्लेन टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। 1078 मैनिंग की मृत्यु। क्यों तुम ठीक हो? कुछ मिनटों के बाद मैनिंग ने देखा कि हुआंग फेंग अभी भी बिना किसी फर्क के वहीं बैठा था और खाने का भी मन कर रहा था। इस समय 5 मिनट मत कहो, 10 मिनट बीत चुके हैं, लेकिन हुआंग फेंग थोड़ा जहरीला नहीं है। मैनिंग पूरी तरह से स्तब्ध थी। मेरा एक्सीडेंट क्यों हुआ? क्या यह आपके जहर के कारण है? मैंने कहा, इस दुनिया में अगर मैं जाना चाहता हूँ तो मुझे कोई नहीं रोक सकता। हुआंग फेंग ने अपनी चॉपस्टिक नीचे रखी और मैनिंग की ओर हल्के से देखा। पिछले 10 मिनटों में वो निष्क्रिय नहीं था। जब से वो आया था उसे अपने पेट का दुख नहीं हो सकता था। मेरा कहना है कि यहाँ के शेफ का कौशल काफी अच्छा है। हुआंग फेंग के इस समय आने के बाद ये सबसे अच्छा भोजन था। क्यों? बिल्कुल नहीं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि शराब का वो गिलास कौन पीता है। जीवित रहने की कोई संभावना नहीं है। मैनिंग अभी भी स्वीकार नहीं कर पा रही है कि क्या हो रहा है। सच्चाई तो यह है कि मेरा कोई एक्सीडेंट नहीं हुआ था। क्या हुआ था? हुआंग फेंग ने कहा। हुआंग फेंग, मैं स्वीकार करता हूँ कि मैं तुम्हें हेय दृष्टि से देखता हूँ और ऊपर वाले भी तुम्हें हेय दृष्टि से देखते हैं। तुम सबकी अपेक्षा से अधिक मजबूत हो। मैनिंग ने हुआंग फेंग के शांत भाव को देखा और अंततः इस तथ्य को स्वीकार कर लिया कि उसने खुद को शराब में जहर दे दिया था। उसका चेहरा बदसूरत था। आखिरकार यह उसके लिए अच्छी बात नहीं थी। अब उसने हुआंग फेंग से नाता तोड़ लिया है और दोनों पक्ष अब दोस्त नहीं है, इसलिए वो हुआंग फेंग को मरना पसंद करेगा। मुझे लगता है आप मेरी तारीफ कर रहे हैं, हुआंग फेंग ने कहा, लेकिन शांत मत रहो। भले ही शराब का वो गिलास तुम्हें न मारे, तुम आज यहाँ से जीवित नहीं जा सकते। मैनिंग ने उदास चेहरे के साथ कहा। इस बार हुआंग फेंग से निपटने के लिए इस पर कई हाथ हैं और शराब में जहर उनमें से केवल एक है। इतनी सारी तैयारियां इसलिए की जाती हैं क्योंकि वे जानते हैं कि हुआंग फेंग को नाराज करना आसान नहीं है, इसलिए उन्हें ये सुनिश्चित करना चाहिए कि सब कुछ सुरक्षित है। क्या आप बाहर के लोगों के बारे में बात कर रहे हैं? हुआंग फेंग ने कहा। क्या आप जानते हैं, हालांकि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये वे हैं। अब पूरे होटल को घेर लिया गया है। मैं आपको प्रतिरोध छोड़ने की सलाह देता हूँ, मैनिंग ने कहा। यही तो आपने अभी कहा। हुआंग फेंग ने खड़े होकर मैनिंग की ओर देखा और कहा, यह आखिरी बार है जब मैंने तुम्हें जाने दिया है। अगली बार जब हम फिर मिलेंगे तो हम दुश्मन होंगे। मैं दुश्मन के प्रति कभी नर्म नहीं रहूंगा। उसके बाद हुआंग फेंग उठे और बाहर चले गए। मैनिंग अभी भी उसी स्थान पर बैठा था, इसलिए उसने हुआंग फेंग को धीरे धीरे जाते हुए देखा। वो जानता था कि बहुत से लोग हुआंग फेंग के बाहर आने का इंतजार कर रहे थे। जब हुआंग फेंग ने निजी कमरे का दरवाजा खोला तो उसने देखा कि लोगों का एक समूह उस पर बंदूकें तान रहा है। मुझे लगता है कि यह मैनिंग के तरीकों में से एक है, लेकिन क्या वे अपना पिछला प्रदर्शन भूल गए? आप कैसे सोच सकते हैं कि ये लोग आपकी जान बचा सकते हैं?
हुआन फैंग व्यंग्य करता है और फिर अपने शरीर को हिलाता है, जो अपनी जगह पर गायब हो जाता है। वहीं बाहर मौजूद लोग पहले ही गोली मार चुके हैं। हालांकि इस समय उन्होंने केवल हुआन फैंग और जनरल मैनिंग की छाया को ही शूट किया। मैनिंग ने अविश्वसनीय चेहरे से उसकी छाती की ओर देखा। उसने कभी यह कैसे नहीं सोचा होगा कि ये लोग हुआन फैंग के खिलाफ लड़ेंगे जब वे उसे मारने जा रहे थे। क्यों? वो सोच नहीं सकता। क्या ऐसा इसलिए है क्योंकि मैं हुआन फैंग के करीब था? हालांकि मैं हमेशा उनके पक्ष में खड़ा हूँ। मैंने हुआन फैंग से नाता तोड़ लिया है। वे मुझे जाने क्यों नहीं देते? आपने क्या गलत किया? अफसोस की बात है कि कोई भी मैनिंग को उन सवालों को सुझाने में मदद नहीं कर सकता। वो पूर्ण संदेह के साथ ही मर सकता है। और हुआन फैंग पहले से ही भीड़ के बीच से निकल रहा है। उन्होंने मैनिंग की मृत्यु भी देखी। हालांकि यह उनकी परवाह करने का समय नहीं है। उनकी मौजूदा स्थिति उन्हें विचलित होने की इजाजत नहीं देती। उनके सामने इन लोगों का समाधान होना चाहिए। मस्त है। पूरा होटल गोलियों की आवाज से गूंज उठा। इस समय ऐसे बहुत से लोग नहीं थे जो होटल का खर्च उठा सके। हुआन फैंग के होटल में प्रवेश करने के बाद उन लोगों को भेज दिया गया, तो अब होटल में हुआन फैंग और उसकी जान चाहने वालों के अलावा कोई अन्य लोग नहीं है। अपने सामने के लोगों के अलावा हुआन फैंग ने भी देखा कि बहुत से लोग यहाँ आ रहे थे खुद को मारने के लिए। दूसरे पक्ष ने वास्तव में एक ब्लड बैंक बनाया था। सबसे पहले उसने खुद को शराब में जहर दिया और फिर उसने खुद को मारने के लिए इतने सारे लोगों को भेजा। हालांकि हुआन फैंग की ताकत व्यर्थ नहीं है। वो अब प्रथम श्रेणी का विशेषज्ञ है और उसके सामने ये लोग सिर्फ कुलीन सैनिक हैं। सामान्य लोगों की तुलना में वे वास्तव में उत्कृष्ट हैं। हालांकि हुआन फैंग की नजर में वे आम लोगों से बहुत अलग नहीं है। हुआन फैंग की आकृति लगातार हिल रही है और लिंगों का सूक्ष्म कदम उसके द्वारा चरम सीमा तक बढ़ाया गया है। पूरी भीड़ हुआन फैंग की आकृतियों से भरी हुई है। कोई भी निश्चित नहीं हो सकता कि हुआन फैंग का असली शरीर कौन सा है। इसके अलावा यहाँ कई लोग हैं जो उसे मार डालते हैं, लेकिन अब यह एक मानव मांस ढाल बन गया है जिसका वो उपयोग कर सकता है। हालांकि हुआन फैंग को यहाँ आने से पहले बताया गया था कि वो बहुत कुशल थे। हुआन फैंग का सामना करते समय ये सैनिक अभी भी चौंक गए थे। इतने सारे लोगों ने उसे घेर लिया और उसके हाथ में कोई हथियार नहीं थे, लेकिन फिर भी वो उन्हें नहीं ले सका। हुआन फैंग का कोई भी चकमा नहीं दे सका। वो एक सैनिक के हाथ से बंदूक छीनकर इन लोगों पर अंधाधुंध गोलियां चला देता है। हालांकि उसकी आंतरिक शक्ति और जादुई क्षति बहुत बड़ी है। हुआन फैंग को नहीं पता कि बाहर उसका और क्या इंतजार कर रहा है, इसलिए उसे अपनी ताकत बनाए रखनी होगी। भले ही वे केवल बंदूकों का उपयोग करते हो, उन सैनिकों की हताहतता भी बढ़ रही है। आखिरकार उनके और हुआन फैंग के बीच ताकत का अंतर इतना बड़ा है कि हुआन फैंग को बहुत अधिक नुकसान हो सकता है। इसके अलावा यहाँ जगह भी बहुत बड़ी नहीं है। यद्यपि वे बहुत हैं, फिर भी संख्या में उनका कोई लाभ नहीं है। कभी कभी वे अपने ही लोगों के लिए परेशानी बढ़ा देंगे। ये सिर्फ इतना है कि ऊपर के लोगों ने हुआन फैंग को मारने का मन बना लिया है, इसलिए भले ही अब हताहतों की संख्या बहुत अधिक हो, वे सैनिक पीछे नहीं हटे हैं और लोग अभी भी आ रहे हैं। इस समय हुआन फैंग ने धीमी आवाज में कुछ शब्द कहे और फिर सैनिक अचानक सामने आ गए। अचानक उनकी ही भीड़ में काले कपड़े और लबादे पहने और भी लोग आ गए। उन्होंने ये दिखाने के लिए अपने चेहरे भी ढंग लिए कि वे रहस्य और शीतलता से भरे हुए हैं। जब वे अभी भी सोच रहे थे कि ये लोग कहां से आए हैं, तो जो लोग अचानक प्रकट हुए थे उन्होंने पहले ही उन्हें मारना शुरू कर दिया था, जो एक तरफा नरसंहार था। इस वेबसाइट का पता याद रखने में केवल 1 सेकंड लगता है। मोबाइल पढ़ने वाली वेबसाइट। बेहतर नॉवल पढ़ने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल और ऑडियो एक्सप्लेन टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। 1079 कोई पलायन नहीं। इस समय यह अभी भी पिछले कार्यालय में था। दूसरा कमांडर और अन्य वरिष्ठ प्रबंधक सम्मेलन कक्ष के सामने एक विशाल स्क्रीन को देख रहे थे और उस स्क्रीन पर चल रहा वीडियो उन सैनिकों के साथ हुआन फैंग की लड़ाई का वीडियो था। जो तस्वीर वे देखना चाहते थे वो सामने नहीं आई, लेकिन हुआन फैंग उन सैनिकों, उन विशिष्ट सैनिकों को मार रहा था। हर किसी ने कई लाशों को मार डाला है, लेकिन हुआन फैंग के हाथों में उनका कोई प्रतिरोध नहीं है। क्या ये सब हुआन फैंग की ताकत है? ये वास्तव में मजबूत है। दूसरे कमांडर ने स्क्रीन की ओर देखा और खुद से बड़बड़ाया। अन्य बूढ़े लोग भी उदास चेहरों के साथ स्क्रीन की ओर देख रहे हैं। हालांकि हुआन फैंग के लिए उन्होंने जो गदा तैयार की थी वो अभी तक सामने नहीं आई है, लेकिन हुआन फैंग द्वारा प्रदर्शित ताकत अभी भी उन्हें एक के बाद एक भटकने पर मजबूर कर देती है। हालांकि लोगों को अपने पिछले निर्णय पर पछतावा नहीं था। हुआन फैंग का प्रदर्शन जितना मजबूत था, उतना ही वे हुआन फैंग से डरते थे और उससे छुटकारा पाने के लिए उनका मन उतना ही मजबूत था। इसलिए वे अब पछतावा नहीं करते हैं, बस हुआन फैंग की लड़ने की शक्ति पर विलाप करते हैं। वो मैनिंग वास्तव में बेकार है, इसने उसे जहर नहीं दिया, एक बूढ़े आदमी ने नफरत से कहा। हुआन फैंग को जहर देना उनका पहला कदम है। अगर यह काम करेगा तो इसके पीछे इतनी परेशानियां नहीं होंगी। हालांकि अब ऐसा लगता है कि यह काम नहीं करता है। हुआन फैंग अभी भी जीवित है। जब उसने मैनिंग का नाम सुना तो दूसरे कमांडर का चेहरा थोड़ा जटिल हो गया। वह भी एक ऐसा व्यक्ति था जिसके बारे में वह आशावादी था। वो पूरे मन से प्रशिक्षण लेने जा रहा था। हालांकि हुआन फैंग की घटना के कारण उन्हें मैनिंग पर कोई भरोसा नहीं था। उसे हमेशा लगता था कि मैनिंग हुआन फैंग के करीब लगता है, इसलिए उसने हुआन फैंग से निपटने के बाद राजधानी के मुख्य क्षेत्र से दूर जाकर मैनिंग को बुलाने की योजना बनाई। हालांकि बाद में जवाबी उपायों पर चर्चा करते समय किसी ने सुझाव दिया कि हमें मैनिंग को मारने का अवसर लेना चाहिए और फिर हुआन फैंग को दोषी ठहराना चाहिए। आखिरकार लोगों के बीच हुआन फैंग की लोकप्रियता अब बहुत अधिक है, इसलिए यदि वो व्यापार से मारा जाता है तो ये लोगों के असंतोष का कारण बन सकता है। इसलिए हुआन फैंगान के खिलाफ अपराध होना जरूरी है। जाहिर तौर पर एक वरिष्ठ सैन्य अधिकारी की हत्या करना एक अच्छा अपराध है जिसने पहले उसकी मदद की थी और उससे दोस्ती की थी। वे न केवल मैनिंग को हटा सकते हैं, जिस पर अब भरोसा नहीं किया जा सकता है, बल्कि यह भी कह सकते हैं कि हुआन फैंग का शक्ति हृदय विस्तृत हो गया है और वह सत्ता पर कब्जा करना चाहता है। हालांकि मैनिंग ने उसे रोक दिया, जबकि हुआन फैंग, जो क्रोधित था, ने जनरल निंग को मार डाला और उसे रोक दिया। जब यह घटना फैल जाएगी तो यह निश्चित रूप से बहुत से लोगों के असंतोष का कारण बनेगी।
उस समय हुआन फैंग की प्रतिष्ठा प्रभावित होगी और ये लोग देश की रक्षा करने और मैनिंग को बदला लेने में मदद करने के बैनर से लड़ सकते हैं। यदि हुआन फैंग को मार दिया जाता है तो इतने सारे लोगों की नापसंदगी नहीं होगी और उनका उद्देश्य हासिल हो जाएगा। इसलिए मैनिंग को तब तक समझ नहीं आया जब तक उसकी मृत्यु नहीं हो गई। वो उन लोगों के हाथ में बस एक टुकड़ा था, एक ऐसा टुकड़ा जिसे किसी भी समय छोड़ा जा सकता था। ठीक है, इतना मत कहो, मैनिंग मर चुका है। इसके अलावा ये बेकार है। अब हमें जो करना है वो जितनी जल्दी हो सके हुआन फैंग से छुटकारा पाना है। दूसरा प्रमुख स्पष्ट रूप से मैनिंग के मामलों के बारे में अधिक बात करने में अनिच्छुक है, जिससे वो असहज महसूस करेगा। लंबे समय तक चिंता मत करो, हुआन फैंग इस बार बच नहीं सकता। हमने होटल के बाहर कई हथियार तैयार किए हैं। अगर अंदर वाले हुआन फैंग को नहीं मार सकते तो हम हुआन फैंग और होटल को एक साथ दुनिया से गायब कर देंगे। इतने में एक और बुरे आदमी ने कहा। हालांकि उनके हाथों में जीन योद्धा है, वे तब तक उनका उपयोग नहीं करेंगे जब तक कि उन्हें इसकी आवश्यकता न हो। यदि वे हुआन फैंग को अन्य तरीकों से मार सकते हैं तो वे स्पष्ट रूप से इसके लिए तैयार हैं, भले ही इस विधि की लागत थोड़ी अधिक हो। बाकी सभी लोग घटनास्थल पर चुप थे, क्योंकि वे जानते थे कि एक बार जब उन्होंने बाहर हथियारों का इस्तेमाल किया तो न केवल हुआन फैंग और होटल मौजूद रहेंगे, बल्कि अंदर मौजूद सैकड़ों सैनिक भी मौजूद नहीं रहेंगे और उनमें से कोई भी जीवित नहीं बचेगा। ज़ोंबी के अंत का अनुभव करने वाले इन लोगों को देश की सबसे बड़ी संपत्ति में से एक होना चाहिए था, लेकिन अब उन्हें हुआन फैंग दफन के साथ जाना चाहिए। वे भी कुछ असहज हैं। हालांकि ये सभी लोग सत्ता के आदी हैं, वे जानते हैं कि कभी कभी कुछ चीजों का त्याग करना पड़ता है। इसलिए भले ही लागत अधिक हो, अगर हम हुआन फैंग को मार सकते हैं तो यह इसके लायक है। इस समय वीडियो में अचानक काले रंग के बहुत सारे लोग दिखाई देते हैं। जैसे ही वो लोग सामने आते हैं वो अपने आसपास मौजूद सैनिकों को मारना शुरू कर देते हैं। उनके हमले के तहत उन सैनिकों के पास विरोध करने का कोई रास्ता नहीं है। वे लोग कौन हैं? वे कैसे प्रकट हुए? दूसरा कमांडर आश्चर्यचकित हुआ और अवचेतन रूप से सीधा बैठ गया। हालांकि कोई भी उसके प्रश्न का उत्तर मौके पर नहीं दे सकता, क्योंकि सभी लोगों को अब एक ही संदेह है और वे नहीं जानते कि ये लोग कैसे दिखते हैं और उनकी ताकत बहुत मजबूत है। हमारे पास अभी भी कितने कौशल हैं जो हम नहीं जानते, दूसरे कमांडर ने खुद से कहा। उसने सोचा कि हुआन फैंग ने संकट से निपटने के लिए हर संभव प्रयास किया है। हालांकि अब ऐसा लगता है कि वो गलत थे। हुआन फैंग के साधन अंतहीन रूप से उभरते प्रतीत होते हैं, जो बहुत अधिक है। इस पीली चोटी को छोड़ा नहीं जा सकता। दूसरे कमांडर ने कहा कि हालांकि उनका ऐसा विचार और निर्णय बहुत पहले से था, लेकिन इस समय वो बेहद दृढ़ थे। इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए वो कुछ भी करने को तैयार था, क्योंकि वो कल्पना कर सकता था कि हुआन फैंग के भागने के बाद वे किस तरह का बदला लेंगे। उस समय वो वास्तव में नहीं जानता था कि मौत कैसे मरनी है। इंतजार नहीं कर सकते, होटल के बाहर के लोगों को ये करने दीजिए। दूसरे कमांडर ने आदेश दिया कि हालांकि इस समय होटल में अभी भी कई सैनिक थे, बाहर के लोगों का इस्तेमाल होने पर होटल में कोई भी सैनिक जीवित नहीं रह सकता था। लेकिन जाहिर है दूसरा कमांडर हुआन फैंग से डर गया था। उसे डर था कि अगर वो इंतजार करेगा तो कुछ हो जाएगा। हाँ, लंबे समय तक मैं उन्हें इसे तुरंत करने का आदेश दूंगा, सैन्य वर्दी पहने एक बूढ़े व्यक्ति ने कहा। उसके बाद बूढ़े व्यक्ति ने फोन उठाया, कुछ शब्द कहे, फोन रख दिया, फिर से सम्मेलन की मेज पर आ गया और लोग हुआन फैंग की मौत की तस्वीर का इंतजार करने लगे। होटल में हुआन फैंग को अचानक अपने दिल की गहराई से संकट की भावना महसूस हुई। तभी उसके कान में एक तेज चीख सुनाई दी और फिर उसे लगा कि पूरी होटल इमारत हिल रही है। इस वेबसाइट का पता याद रखने में केवल 1 सेकंड लगता है। मोबाइल पढ़ने वाली वेबसाइट। बेहतर नॉवल पढ़ने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल और ऑडियो एक्सप्लेन टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। 1080 रिजेशन। क्या बात। हुआन फैंग हैरान था। यह एक भूकंप जैसा था। पूरा व्यक्ति घूम रहा था। इसके अलावा होटल की छत से भी मलबा गिर रहा था। नहीं, ये पहले से ही बाहर है, ये होना चाहिए। हालांकि हम अभी भी इसमें हैं। वे ऐसा कैसे कर सकते हैं? उन कमीनों, अगर मैं बाहर जा सकूं तो मैं उन्हें नहीं मारूंगा। ये शीर्ष पर बैठे लोग ही होंगे जो कार्रवाई की मांग करेंगे। वे बड़े लोग शायद चाहते हैं कि हम हुआन फैंग के साथ मिलकर मरें। अब हुआन फैंग अकेले नहीं हैं जो घबराए हुए हैं, वे सिपाही भी घबरा गए हैं। वे हुआन फैंग से अधिक जानते हैं। वे जानते हैं कि बाहर आयन तोपें, उच्च विस्फोटक टैंक वगैरह है। हालांकि उन्होंने कहा कि अगर वे हुआन फैंग को नहीं मार सके तो वे उन हथियारों का इस्तेमाल करेंगे। अब वे अभी भी हुआन फैंग के साथ सख्ती से लड़ रहे हैं, भले ही थोड़ी उम्मीद हो, लेकिन वे अभी भी वहां हैं। वे इसे बाहर कैसे कर सकते हैं? तुम्हें पता होना चाहिए कि बाहर बहुत सारे हथियार तैयार हैं, जो इस जगह को ध्वस्त करने के लिए पर्याप्त हैं। उस समय वास्तव में उनके बचने की कोई उम्मीद नहीं होती। धिक्कार है, हमें यहाँ नहीं आना चाहिए था। हुआन फैंग वो नायक है जिसने दुनिया को बचाया है। क्योंकि शीर्ष पर वयस्क लोग इकट्ठा हो रहे हैं, वे उसे मारने जा रहे हैं। ये सिर्फ दयालुता का बदला है। अब ये बातें कहने से कोई फायदा नहीं। जल्दी बाहर जाओ, बाद में हम नहीं जा सकते। हुआन फैंग को यह भी पता है कि उसके आसपास के लोगों के खंडित शब्दों के माध्यम से क्या हो रहा है। वो खुद को खत्म करने के लिए दूसरे कमांडर द्वारा किए गए दृढ़ संकल्प से भी आश्चर्यचकित है। साथ ही वो अपनी लापरवाही के लिए खुद को दोषी मानते हैं। उसे पहले इतना कुछ नहीं करना चाहिए था। हालांकि उसके पास गहरी आंतरिक शक्ति है, लेकिन जरूरी नहीं कि वो इतने बड़े पैमाने पर बमबारी में पीछे हट जाए। इसलिए हुआन फैंग और सैनिक इस समय एक दूसरे से लड़ने की परवाह नहीं कर सकते। अब सभी का विचार एक ही है कि जल्दी से इस जगह को छोड़ दो, नहीं तो यह उनकी अपनी कब्र होगी। हालांकि अब बहुत देर हो चुकी है। जैसे ही यहाँ के लोग भागने को तैयार होंगे तो वहां पर तोप का गोला तेजी से गिरेगा। पलक झपकते ही खड़ा हो गया होटल तुरंत चमका दिया जाएगा। पूरे आसमान में धूल छाई हुई है और गंदगी फैली हुई है। आखिरकार हुआन फैंग मर गया। निगरानी वीडियो के माध्यम से होटल में अंतिम दृश्य देखने के बाद दूसरी तरफ सम्मेलन कक्ष में कई उच्च स्तरीय लोगों को अंततः राहत मिली। उन्हें वीडियो के माध्यम से पता चला कि विस्फोट शुरू होने पर हुआन फैंग अभी भी होटल में था और बिल्कुल भी बच नहीं सका। तो इस मामले में हुआन फैंग मर गया था। तुम्हें पता है, बस उन्होंने इसका इस्तेमाल किया कई उच्च स्तरीय हथियार, इतनी घनी तोपखाने बमबारी में, यहाँ तक कि स्तर 6 या यहाँ तक कि स्तर 7 लाश भी केवल मृत है।
और हुआन फैंग सिर्फ एक व्यक्ति है, हालांकि उसके पास एक मजबूत कौशल है। उसकी रक्षात्मक क्षमता की तुलना एक वरिष्ठ जोबी से नहीं की जानी चाहिए। वह भी घायल होंगे, यह उन्हें पहले से पता था। इसलिए इस मामले में हुआन फैंग निश्चित रूप से मर जाएगा। हालांकि वे इसे स्वीकार नहीं करना चाहते हैं। दूसरे कमांडर सहित उपस्थित सभी लोग अपने दिलों में हुआन फैंग से डरते हैं, क्योंकि हुआन फैंग द्वारा दिखाई गई कुछ चीजें पहले ही उनकी जानकारी से बाहर आ चुकी है। ये भावना कि वे इसे नियंत्रित नहीं कर सकते उन्हें यह महसूस कराता है कि किसी भी समय हुआन फैंग से उनके जीवन को खतरा हो सकता है। अतीत में जब वे हुआन फैंग के संपर्क में थे तो उन्हें डर था कि वे हुआन फैंग को नाराज कर देंगे और अहंकार और कृपालुता के बिना खुद को खतरे में डाल देंगे, जिसका वे दूसरों के साथ सामना करते थे, जिससे लोग बहुत असहज हो जाते थे। अब हुआन फैंग अंततः मर चुका है। अब तो मुर्दे भी नहीं मर सकते, पूरा शरीर भी नहीं मिल पा रहा है। उनके दिल को सुकून मिला है। आइए पूर्व योजना के अनुसार प्रचार करें। दूसरे कमांडर ने कहा, याद रखें, हमें हर किसी को यह सोचना चाहिए कि हुआन फैंग ही वो व्यक्ति है जिसने हमारी चापलूसी की है और हमें ललकारा है। हमें बस वापस लड़ने के लिए मजबूर किया गया है। हम भी उसकी मौत से बहुत दुखी हैं, समझे? मैं देख रहा हूँ लंबा। हर किसी को यह कहना चाहिए कि वे इस तरह की काली सफेद चीज में नए नहीं हैं, इसलिए उनके पास इससे निपटने के लिए कुछ नहीं है। तुम्हें यह सुनकर दुख हुआ कि मैं मर गया हूँ? जैसे ही सभी लोग बैठक छोड़ने वाले थे, बैठक कक्ष का दरवाजा अचानक खुला और एक परिचित आवाज आई। जब लोग अतीत को देखने के लिए मुड़ते हैं तो वे सभी भूतों की तरह दिखते हैं और उनके चेहरे कठोर हो जाते हैं। हुआन फैंग, आप कैसे हैं? आप यहाँ क्यों हैं? आप नहीं हैं, आप नहीं हैं, एक बूढ़े व्यक्ति ने भयभीत चेहरे के साथ कहा। मुझे अपनी मदद करने दे। हुआन फैंग ने दरवाजा बंद किया, धीरे धीरे चला और कहा, तुम्हारा मतलब है मुझे अब मर जाना चाहिए, है ना? मुझे होटल में पूरे आसमान में चल रही गोलियों के नीचे मर जाना चाहिए? ये देखकर कि सभी लोग अब अविश्वसनीय है, हुआन फैंग मुस्कुराए, लेकिन उनकी भौं थोड़ी झुर्रीदार थी और फिर कहा, हालांकि आप निराश हो सकते हैं, आपके द्वारा भेजे गए सभी सैनिक वहां मर चुके हैं और मैं, लेकिन कुछ भी नहीं। उस समय स्थिति वाकई खतरनाक थी। हुआन फैंग को पता था कि जब होटल पर बहुत सारे गोले गिरने वाले थे तो उसे पता था कि दूसरे पक्ष से खून बह रहा था। वो खुद को मारना चाहता था, इसलिए उन्होंने तुरंत सस्पेंडेड स्पोर्ट्स कार को अपनी रिंग से बाहर निकाला और फिर उसमें बैठ गए। वो तेजी से उठा, तभी बम फट गया। इससे सस्पेंशन स्पोर्ट्स कार को कोई नुकसान नहीं हुआ। बेशक उसमें बैठे हुआन फैंग के लिए भी पीड़ित होना आसान नहीं था। वो भारी आघात लहर से सदमे में था और उसे आंतरिक चोट लगी थी। सौभाग्य से चोट गंभीर नहीं थी और जान को कोई खतरा नहीं था। यदि वहां के कैमरे एक सेकंड के लिए भी रुके रहते हैं तो ये लोग हुआन फैंग को बाहर निकलते हुए देख सकते हैं। दुर्भाग्य से उन्होंने वो दृश्य नहीं देखा, इसलिए वे सभी सोचते हैं कि हुआन फैंग मर गया है, लेकिन वे व्यर्थ खुश हैं। बेशक हालांकि अंत में कुछ नहीं हुआ। हुआन फैंग अभी भी डरा हुआ था। उसने ये भी देखा कि ये लोग क्रूर हैं। यदि उसे पता होता कि वो मरा नहीं है तो वो फिर से युद्ध करेगा और यह अधिक क्रूर होगा। इसलिए हुआन फैंग होटल से बाहर आने के बाद यहाँ गए। इन उच्च स्तरीय लोगों के साथ अनबन होने से पहले हुआन फैंग इस जगह पर था। मैं यहाँ एक से अधिक बार आ चुका हूँ, इसलिए मुझे पता है कि यह जगह कहाँ है। स्पोर्ट्स कारों के निलंबन के कारण यहाँ पहुंचने में ज्यादा समय नहीं लगता है। जो लोग बाहर पहरे पर हैं, उन्हें हुआन फैंग ने चुपचाप सुलझा लिया है, इसलिए वे इस समय उनके सामने आएंगे। इस वेबसाइट का पता याद रखने में केवल 1 सेकंड लगता है। मोबाइल पढ़ने वाली वेबसाइट। बेहतर नॉवल पढ़ने के लिए आप हमारे YouTube चैनल और ऑडियो एक्सप्लेन टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। 1081 अवश्य करें। आप क्या चाहते हैं? हुआन फैंग सबसे पहले खुद को स्थिर करने वाला दूसरा कमांडर होता है। हालांकि वह नहीं जानता कि हुआन फैंग ठीक क्यों है और वह यहाँ भी दिखाई देता है। तथ्य यह है कि उसे स्वीकार करना होगा, भले ही वो इसके बारे में और नहीं सोच सके। हालांकि इसका मतलब यह नहीं है कि वो मरने का इंतजार कर रहा है। एक ऐसे व्यक्ति के रूप में जो कई वर्षों से आधिकारिक क्षेत्र में है, वो इतनी आसानी से हार कैसे मान सकता है? इसलिए हुआन फैंग के साथ बात करते समय उसने चुपचाप अपने बैग में एक बटन दबा दिया। एप 1100 पार्ट 2 दिया। हुआन फैंग दूसरे नेता की असामान्यता नहीं दिखाते हैं। आखिरकार वो जियानवू में बूढ़ा है, उनकी सतह कुंग-फू बहुत अच्छी है। यदि सामान्य लोग ऐसा करेंगे तो इस समय उनके चेहरे पर खामियां होंगी। हुआन फैंग भी दिखाई देंगे। हालांकि दूसरा नेता छिपा हुआ है और उसका चेहरा बिल्कुल नहीं बदलेगा। मुझे क्या चाहिए? तुम्हें और क्या चाहिए? हुआन फैंग ने उदास चेहरे के साथ पूछा। अगर इस बार उसने तुरंत प्रतिक्रिया नहीं दी, अगर वो सस्पेंशन स्पोर्ट्स कार के साथ भाग गया तो वो वास्तव में खतरनाक होगा। भले ही उसकी मृत्यु न हुई हो, वो गंभीर रूप से घायल हो गया होगा। होटल के बाहर कई लोग घात लगाकर बैठे हैं, वो बच नहीं सकता। इसलिए इस बार हुआन फैंग वास्तव में उनसे नाराज थे। मैंने पहले आपके साथ कुछ भी बुरा नहीं किया। क्या आपने मुझसे मदद के लिए जो कहा, मैंने मना नहीं किया, क्योंकि मैंने आपके अनुरोध का वादा नहीं किया था। आप शुरू करने जा रहे हैं क्योंकि मैं प्रसिद्ध। क्या आप मुझसे ईर्ष्या करेंगे? मैंने इसे कई बार कहा है, मुझे केवल पैसा कमाने में रुचि है। मुझे आपके द्वारा कहे गए अधिकारों पर कोई दिलचस्पी नहीं है, हुआन फैंग ने उनसे कहा। हुआन फैंग, आपकी क्षमता बहुत मजबूत है, हम आपको बाहर नहीं जाने दे सकते, इसलिए हमें ऐसा करना होगा। दूसरे कमांडर ने कहा। एक अच्छे को ये करना ही होगा। ठीक है, तब से यदि तुम अब मुझे मारना चाहते हो तो मुझे ये करना होगा, फिर तुम्हें मरना चाहिए। हुआन फैंग ने गुस्से में कहा कि उसके सामने उन कृतघ्न लोगों के लिए उसके मन में कोई अच्छी भावना नहीं है, इसलिए वो कभी दयालु नहीं होगा। हालांकि जब हुआन फैंग का शरीर हिलने वाला था, सम्मेलन कक्ष का दरवाजा बाहर से फिर से खुल गया। इस बार इसे सीधे खटखटाया गया। तब हुआन फैंग ने एक एक करके आकृतियों को चमकते देखा और इन लोगों के चेहरे भावहीन थे। अंदर आने के बाद हुआन फैंग उन उच्च स्तरीय लोगों से अलग हो गया। हाँ, हुआन फैंग, मैं देखूंगा कि इस बार तुम कैसे मरते हो। मैंने तुम्हें पहले होटल में नहीं मारा, ये तुम्हारी नियति है। इस बार तुम और कहाँ बच सकते हो? एक बूढ़ा आदमी उत्साह से खड़ा हुआ और बोला। हुआन फैंग कुछ नहीं बोले, लेकिन उन लोगों की ओर देखा जो अभी अभी आए थे। उन्हें उन लोगों में खतरा महसूस हुआ। ये लोग सरल नहीं थे,
उनकी उपस्थिति को देखते हुए हुआन फैंग ने उन सैनिकों के बारे में सोचा जो उन्हें गांव के छाता समूह में मिले थे। इन लोगों में हुआन फैंग को उस आदमी की सांस के समान महसूस हुआ। हुआन फैंग, मुझे कहना होगा, आप वास्तव में मजबूत हैं, हमारी सभी उम्मीदों से कहीं अधिक मजबूत। होटल में उस स्थिति में आपको मारा नहीं जा सकता। दूसरे कमांडर ने हुआन फैंग की ओर देखा और कहा, लेकिन जितना अधिक होगा उतना अधिक हम तुम्हें जीवित नहीं रहने देंगे। ये तुम्हारी गलती है, तुम्हें इतना तेज नहीं होना चाहिए। ओह, क्या तुम्हें लगता है कि ये लोग मुझे मार सकते हैं? हुआन फैंग ने धीरे से कहा। हुआन फैंग, आप बहुत मजबूत हैं, लेकिन ये लोग कमजोर नहीं हैं। आपको उनमें एक परिचित भावना होनी चाहिए। वे जीन सैनिक हैं, जो कि गांव के छाता समूह में मिले स्तर के सैनिक हैं। हम ये भी जानते हैं कि एक या दो स्तर सैनिक आपकी मदद नहीं कर सकते, हालांकि यहाँ दर्जनों और बाहर दर्जनों हैं। क्या हम इतने सारे आनुवंशिक सेनानियों की घेराबंदी से बच सकते हैं? मुझे नहीं पता कि मैं जीवित रह पाऊंगा या नहीं, लेकिन तुम मर जाओगे, हुआन फैंग ने धीरे से कहा, और फिर घटनास्थल पर मौजूद सभी लोगों की आंखों के नीचे धीरे धीरे गायब हो गया। चोर का गुप्त कौशल शुरू हो गया। आओ, उसे मेरे लिए ढूंढो और मार डालो। हुआन फैंग को उसी स्थान पर गायब देखकर दूसरे राष्ट्रपति और वे उच्च स्तरीय लोग घबरा गए। उन्हें नहीं लगता कि हुआन शिखर सम्मेलन छूटने वाला है। अभी उसने जो कहा वो स्पष्ट है, वह है उन्हें मार डालना। हालांकि उन जीन योद्धाओं के पास गुप्त कौशल के माध्यम से देखने की कोई क्षमता नहीं है। वे तेज हैं और उनकी सुरक्षा मजबूत है। हालांकि इस समय हुआन फैंग भी कहीं नहीं देखा जा सकता है, जिसका कोई उपयोग नहीं है। वे उच्च स्तर के लोग दहशत में हैं। वे जल्दी से एक साथ सिकुड़ जाते हैं। फिर जीन सेनानियों को शहर का चक्कर लगाने दे और उन्हें अंदर से घेर ले। फिर धीरे धीरे दरवाजे के बाहर चले। ये कॉन्फ्रेंस रूम अब बेहद असुरक्षित है। अचानक जीन सैनिकों से घिरे हुए उच्च स्तरीय लोग एक ही समय में जोर से चिल्लाए और हुआन फैंग की छाया उनके सामने कुछ ही दूरी पर दिखाई दी। इस समय इन लोगों के पैरों में छेद कर दिया गया। हालांकि वे जीन सैनिकों से घिरे हुए थे, लेकिन उनके पैरों तले जमीन खिसकने का कोई रास्ता नहीं था। हुआन फैंग के चट्टान तोड़ने के कौशल ने इन लोगों के पैरों में आसानी से छेद कर दिया। आखिरकार वे सिर्फ सामान्य लोग थे, लेकिन उनके पास कोई मजबूत बचाव नहीं था, इसलिए उन सभी के पैरों पर थोड़ी देर के लिए खून लगा था। जल्दी करो, उसे मार डालो। हुआन फैंग की शक्ल देखकर दूसरे कमांडर ने दर्द सहन किया और उन जीन सेनानियों को अपने चारों ओर आदेश दिया। अचानक आसपास के बहुत सारे जीन सैनिकों ने हुआन फैंग को मार डाला और उनमें से अन्य जीन सैनिकों को उनकी रक्षा के लिए बाहर जाने दिया। हालांकि क्योंकि सभी के पैर घायल हो गए थे, उन सभी को जीन सैनिकों द्वारा ले जाया गया था। इस समय हुआन फैंग उन जीन सैनिकों से लड़ रहे हैं। कहना होगा कि ये लोग सचमुच जन्मजात सैनिक हैं। वे तेज और शक्तिशाली हैं और ऐसा लगता है कि उनका दर्द खत्म हो गया है। उनकी असामान्य रक्षा क्षमता के अलावा हुआन फैंग के लिए उन्हें कम समय में मारना बहुत मुश्किल है। हालांकि सिर्फ इसलिए कि हुआन फैंग एक समय में इन जीन योद्धाओं को नहीं मार सकता, इसका मतलब यह नहीं है कि वो उन उच्च स्तरीय लोगों को नहीं मार सकता है। वो केवल ये देख सकता है कि उसके पैर जमीन पर हैं और पूरा व्यक्ति पहले ही ऊपर उड़ चुका है और जल्द ही उन उच्च स्तरीय लोगों के सिर पर उड़ जाता है। क्योंकि यहाँ बहुत सारे लोग हैं, ये स्पष्ट है कि कमांडर दो जीन सैनिकों को बंदूकों का उपयोग नहीं करने देगा, अन्यथा गलती से उनके अपने ही घायल हो सकते हैं। तो वे जीन सैनिक केवल अपनी उत्कृष्ट कूद क्षमता के आधार पर आकाश में हुआन फैंग पर हमला कर सकते हैं। मैंने हुआन फैंग को कूदने के बजाय उड़ते देखा। वे फिर चौंक गए। हालांकि इस समय वे अब हैं। हुआन फैंग एक चाल की तरह है। अचानक उसने बंदूक निकाली और उन पर गोली चला दी। इस वेबसाइट का पता याद रखने में केवल 1 सेकंड लगता है। मोबाइल पढ़ने वाली वेबसाइट। बेहतर नवल पढ़ने के लिए आप हमारे YouTube चैनल और ऑडियो एक्सप्लेन टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। 1082 कुचलकर मार डाला गया है। हुआन फैंग की अचानक गोलीबारी ने तुरंत एक टुकड़े को गिरा दिया। हालांकि इन गोलियों का उन जीन सैनिकों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा, लेकिन आम लोगों के लिए क्षति अभी भी बहुत गंभीर है। उन उच्च स्तरीय कुछ बदकिस्मत लोगों को हुआन फैंग की गोली से चोट लगी है। कुंजी मर गया। हालांकि हुआन फैंग का आक्रमण इतना आरामदायक नहीं हो सकता। आखिरकार ये सम्मेलन कक्ष में है, इसलिए जगह सीमित है। हालांकि वो उड़ सकता है, लेकिन ऊंचाई इतनी अधिक है। उन जीन सेनानियों के पास अपनी अच्छी कूदने की क्षमता के साथ अभी भी हुआन फैंग को मारने का मौका है। इसके अलावा दूसरे कमांडर द्वारा बुलाए गए बहुत सारे जीन योद्धा हैं। वे सम्मेलन कक्ष में हर जगह है और दरवाजे पर भी कई लोग हैं। भले ही हुआन फैंग के पास एक छोटी सी चाल हो, लेकिन सीमित जगह के साथ वो अनिवार्य रूप से हिट हो जाएगा। इसके अलावा भी कई बार ऐसा होता है। आप जानते हैं, ये जीन योद्धा प्रथम श्रेणी के हाथों के बराबर है और हुआन फैंग की ताकत बहुत अलग नहीं है। बस यह नहीं पता कि कैसे बदलना है। लेकिन इतने सारे लोगों के सामने हुआन फैंग का लिंगबो सूक्ष्म कदम, भले ही चाहे कितना भी जादुई क्यों न हो, छोड़ा नहीं जा सकता। होटल में पिछले विस्फोट में हुआन फैंग को आंतरिक चोट लगी थी। इस समय उनके शरीर पर चोट बढ़ने लगी और उनके हाथ की हरकत और भी धीमी हो गई। इस समय वे उच्च स्तरीय लोग अभी भी यहाँ छोड़ने के बारे में सोच रहे हैं और अब वे दरवाजे पर आ गए हैं। उनका मानना है कि जब तक वे बैठक कक्ष से बाहर हैं, वे सुरक्षित रहेंगे और हुआन फैंग उनके साथ कुछ नहीं कर सकते। भागना चाहते हो? यह इतना आसान नहीं है। हुआन फैंग ने उन लोगों को भी देखा जो भागने वाले थे। उसने प्रतिभा के घेरे में फिर से एक हथगोला निकाला और उसे फेंककर उन दुष्टों को उड़ा देना चाहता था। हालांकि उन लोगों के सामने बहुत सारे जीन योद्धा हैं। हुआन फैंग का ग्रेनेड उतरने से पहले वो एक जीन योद्धा की चपेट में आ गया था, जो हुआन फैंग के स्थान पर गिरा था और लगभग घायल हो गया था। धिक्कार है, बहुत सारे जीन योद्धा हैं। हुआन फैंग ने कड़वाहट से सोचा, अब ये जीन सैनिक उन लोगों को भागने में मदद करने जा रहे हैं। उन्हें दोबारा मारना आसान नहीं है। उस समय वे अपने खिलाफ और अधिक कठोर कदम उठाएंगे ताकि वे भाग न सके। ठीक है, मैं तुम्हें अपने अन्य कौशल दिखाऊंगा। इस समय हुआन फैंग का रहस्य छिपाने का कोई इरादा नहीं था। उसके सामने पंक्ति की शीर्ष को आज मरना होगा और ये जीन योद्धा वास्तविक इंसान नहीं है, इसलिए ऐसा लगता है कि इन लोगों के सामने कुछ भी उजागर करने से कोई बड़ा प्रभाव नहीं पड़ेगा। फिर जियाओबाई और जियाओइन हुआन फैंग के पास दिखाई दिए।
जहां तक बीएमडब्ल्यू का सवाल है, हुआन फैंग ने उन्हें नहीं बुलाया। यहाँ के जीन सैनिक प्रथम श्रेणी के विशेषज्ञों के समकक्ष हैं। अगर बीएमडब्ल्यू निकलती है तो इसका कोई खास असर नहीं होगा। जैसे ही जियाओबाई और जियाओइन प्रकट हुए, उन्होंने अपने आसपास के जीन सैनिकों पर हमला कर दिया। जाहिर है, हुआन फैंग के साधनों का उपयोग नहीं किया गया था। जब उसने अपनी कलाई हिलाई तो उसके सामने एक छोटी सी तिपाई दिखाई दी। उसके बाद नग्न आंखों से देखने पर तिपाई और भी बड़ी हो गई। जाना, हुआन फैंग की तेज आवाज के साथ तिपाई दरवाजे पर मौजूद लोगों के पास उड़ गई। उड़ने की प्रक्रिया में तिपाई बढ़ती रही। यह क्या बकवास है? ये क्यों उड़ सकता है? यह अभी भी बड़ा होता जा रहा है। जल्दी करो, जीन योद्धा को इसे रोकने दो। अचानक जो लोग भागे, उन्होंने दिखाया कि उनके सिर पर एक बड़ी काली छाया थी, लेकिन उन्होंने एक विशाल तिपाई को अपनी ओर उड़ते हुए देखा। इसके अलावा तिपाई की आवाज अभी भी बढ़ रही थी, जो सीधे छत को तोड़ रही थी। दूसरा कमांडर भी हैरान रह गया। उसने तुरंत अपने आसपास के जीन सैनिकों को उसे रोकने दिया। जीन सैनिकों की शक्ति पहले से ही महान थी। हालांकि जब विशाल शक्ति वाले जीन सैनिकों ने अपने हाथ उठाकर विशाल तिपाई को पकड़ने और उसे गिरने से रोकने की कोशिश की, तो इसका कोई खास असर नहीं हुआ। विशाल तिपाई अभी भी गिर रही थी। छूना दूसरी तरफ हुआन फैंग जीन योद्धा से लड़ रहा था और उसी समय उसे ड्रैगन ट्राइपॉड को नियंत्रित करना था, जिससे अनिवार्य रूप से उसका ध्यान भटक गया। इसलिए उसके बगल में एक जीन योद्धा ने उसे मुक्का मार दिया था। यहाँ तक कि हुआन फैंग को भी अपने पेट में हलचल महसूस हुई, जो बहुत असहज थी। और उन जीन सैनिकों की लड़ने की क्षमता भी जीन औषधि द्वारा खोल दी गई है। यदि वे एक चाल में सफल हो जाते हैं तो वे रुकेंगे नहीं और वे लगातार हुआन फैंग का स्वागत करेंगे। इसके अलावा हुआन फैंग के आसपास केवल एक जीन सैनिक नहीं है, इसलिए कुछ समय के लिए हुआन फैंग की स्थिति बहुत जरूरी है और वे केवल लिंग बो के सूक्ष्म कदमों के माध्यम से इन जीन सैनिकों के साथ प्रतिस्पर्धा कर सकते हैं। हालांकि दूसरे नेता और दूसरे पक्ष के अन्य लोगों की स्थिति भी बहुत आशावादी नहीं है। विशाल तिपाई द्वारा उन्हें एक कोने में धकेल दिया गया है, निकलना मुश्किल है। इसके अलावा ड्रैगन तिपाई अभी भी बढ़ रही है और गिर रही है। चुना आखिरकार वे जीन सैनिक अभी भी इसका समर्थन नहीं कर सकते। ड्रैगन तिपाई अभी भी नीचे दबा हुआ है। हुआन फैंग हड्डी कुचलने की आवाज भी सुन सकता है। फिर वो ड्रैगन तिपाई के नीचे देख सकता है। लाल तरल लगातार बहता रहता है और तीखी खूनी सांस पूरे सम्मेलन कक्ष में भर जाती है। शुरू हुआन फैंग ने एक बड़ा पैर दिया और ड्रैगन तिपाई फिर से उड़ गई। जिस स्थान पर यह अभी गिरा, वही लोग कुचले गए थे। अब उनके शरीर पूरी तरह से विकृत हो चुके हैं। लोग उन्हें पहचानना भी चाहे तो नहीं पहचान पा रहे हैं। आखिरकार मैंने उन्हें मार डाला। हुआन फैंग ने यह स्थिति देखी और कुछ देर तक बड़बड़ाते रहे। ऐसे में जाहिर तौर पर दूसरा मुखिया और अन्य लोग अब मर नहीं सकते। हालांकि इसका मतलब यह नहीं है कि लड़ाई खत्म हो गई है, क्योंकि वे जीन योद्धा अभी भी हुआन फैंग पर हमला कर रहे हैं। हालांकि इस समय हुआन फैंग का दबाव काफी कम हो गया है। इसके अलावा ये केवल कुछ समय की बात है जब जियाओबाई और शिनलुंग बिंग उसके सामने इन बुनियादी योद्धाओं को सुझाने में मदद करेंगे। और हुआन फैंग ने भी जियाओबाई की ताकत फिर से देखी। बड़े होने के बाद जियाओबाई एक पंजे से एक व्यक्ति को पकड़ और उड़ा सकती है। भले ही उन जीन सैनिकों की सतही रक्षा काफी मजबूत हो, लेकिन जियाओबाई के तेज पंजे आसानी से उनकी त्वचा को खरोंच सकते हैं और उनके टपकते खून को पकड़ सकते हैं। जाहिर है, जियाओबाई की युद्ध प्रभावशीलता हुआन फैंग की तुलना में बहुत अधिक मजबूत है। स्वाभाविक रूप से जियाओबाई उन जीन योद्धाओं की तुलना में बहुत अधिक मजबूत है। ये हुआन फैंग की तुलना में तेजी से मारता है। लगभग आधे घंटे में घटनास्थल पर मौजूद सभी जीन सेनानियों का अंततः सफाया कर दिया गया। ये जीन योद्धा अपनी सोचने की क्षमता खो चुके हैं। वे केवल आदेशों का पालन कर सकते हैं, लेकिन दूसरा कमांडर जो उन्हें आदेश दे सकता है वो मर चुका है। इसलिए ये जीन सैनिक अंतिम आदेश के अनुसार हुआन फैंग पर हमला कर रहे हैं। भले ही उनके पास केवल एक या दो लोग बचे हों, जाहिर तौर पर हुआन फैंग के विरोधी नहीं, फिर भी हमला कर रहे हैं। कोई नहीं बचता। अंत में वे पूर्ण विनाश को प्राप्त होंगे। इस वेबसाइट का पता याद रखने में केवल 1 सेकंड लगता है। मोबाइल पढ़ने वाली वेबसाइट। बेहतर नॉवल पढ़ने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल और ऑडियो एक्सप्लेन टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। 1083 अवसर। पुटोंग। जब अंतिम जीन योद्धा मारा गया तो हुआन फैंग अंततः नियंत्रण से बाहर हो गया और जमीन पर गिर गया। जब वो होटल में था, हुआन फैंग पहले ही घायल हो चुका था, लेकिन वो ज्यादा घायल नहीं था, इसलिए वो यहाँ पहुंचा और सैकड़ों जीन सैनिकों ने उसे घेर लिया। आप जानते हैं, ये जीन सैनिक प्रथम श्रेणी के विशेषज्ञ हैं। हालांकि एकल साधनों वाले कुछ बोर्ड हैं, लेकिन वे बिल्कुल भी कमजोर नहीं है। हुआन फैंग से निपटना इतना आसान नहीं है और हुआन फैंग अंत तक इस पर कायम रह सकते हैं, जब तक वो अभी भी अपने स्वयं के लिंगबो माइक्रोसटेप और जादुई 6 पल्स तलवार से लाभान्वित होता है। लिंगबो माइक्रोसटेप उसे हमले से बचने में मदद कर सकता है। हालांकि वो जगह की वजह से पूरी तरह से बच नहीं सकता है। वो जानबूझकर युद्ध के मैदान को बड़ी जगह वाले स्थान पर खींचता है, इसलिए लिंगबो सूक्ष्म कदम अभी भी उसकी मदद करता है। हमने कई हमलों को चकमा दिया और 6 पल्स तलवार के भी बहुत सारे कार्य हैं। ये जीन योद्धा रक्षा में बहुत मजबूत है और साधारण गोलियां भी उन्हें नुकसान नहीं पहुंचा सकती। हालांकि इस समय 6 पल्स तलवार ने बड़ी उपलब्धियां हासिल की है। 6 पल्स तलवार की हमले की शक्ति सामान्य बंदूकों से कहीं अधिक है और उन उन्नत हथियारों की 6 पल्स तलवार जितनी अच्छी नहीं है। और हुआन फैंग न केवल हमले से बच सकते हैं, बल्कि लड़ भी सकते हैं पीछे। अंततः हुआन फैंग जीवित रह सकता है। जियाओबाई और जियाओइन को धन्यवाद, विशेषकर जियाओबाई को। इसकी युद्ध शक्ति हुआन फैंग से भी अधिक मजबूत है। ये कहा जा सकता है कि अधिकांश मृत जीन सैनिक हुआन फैंग द्वारा मारे गए थे। हुआन फैंग ने इसका केवल एक छोटा सा हिस्सा ही हल किया। इसके अलावा जियाओबाई ने न केवल कई जीन सैनिकों को मार डाला, बल्कि हुआन फैंग को उनका विरोध करने में भी मदद की। कई हमलों के बाद ये कहना मुश्किल है कि क्या हुआन फैंग जीवित रह सकते हैं। धन्यवाद। जियाओबाई, जियाओइन। जमीन पर लेटे हुए हुआन फैंग ने दोनों साझेदारों के प्रति कृतज्ञता से भरे हुए कहा कि वो इस समय गंभीर रूप से घायल थे और दोनों छोटे लोग उनसे ज्यादा बेहतर नहीं थे। उनके शरीर भी जख्मों से भरे हुए थे। जाहिर है, इस घटना के बाद उन्हें खेती के लंबे दौर से गुजरना पड़ा।
हालांकि हुआन फेंग भी जानते हैं कि यहाँ चीजें अभी खत्म नहीं हुई हैं। दूसरे कमांडर और उन वरिष्ठ प्रबंधकों को मारना तो बस शुरुआत है। चूंकि उसने इसे करना चुना है, इसलिए वो इसे और अधिक अच्छी तरह से करेगा। मूल रूप से हुआन फेंग को यहाँ के अधिकारों में ज्यादा दिलचस्पी नहीं थी। आखिरकार वो हर समय यहाँ नहीं रहेगा, जब तक उसे एक अच्छा समर्थक मिल जाता है और वो अपनी कंपनी की देखभाल करता है। इसके अलावा जब उनकी कंपनी काफी बड़े पैमाने पर पहुंच जाती है तो उन उच्च स्तरीय लोगों के लिए यह आसान नहीं होता है, भले ही वे उनकी कंपनी से शुरुआत करना चाहें। ये सिर्फ इतना है कि हुआन फेंग को उम्मीद नहीं थी कि उन लोगों में सत्ता की इतनी तीव्र इच्छा और इतना भारी संदेह है। वह नहीं गया है, कंपनी अभी शुरू ही हुई है। असल में उन्होंने अपने और अपनी कंपनी के खिलाफ शुरुआत की। यदि हुआन फेंग अपना उद्योग बनाए रखना चाहता है तो उसे वापस लड़ना होगा। एक बार जब यह चीज शुरू हो जाती है तो हुआन फेंग रुकने की योजना नहीं बनाता है। क्योंकि वो जिस लाइन की तलाश कर रहा है वो विश्वसनीय नहीं है, उसे उसकी अपनी होनी चाहिए। इसलिए हुआन फेंग उन मध्य स्तर के अधिकारियों से संपर्क करने के लिए हुआन बिंग की व्यवस्था करेगा और लोगों में उनकी प्रतिष्ठा का भी उपयोग किया जा सकता है। फिर रक्त प्रचार बढ़ाए तो प्रभाव बेहतर होगा। उस समय वो देश पर नियंत्रण कर सकता है। जी हाँ, हुआन फेंग अब बिजनेस से संतुष्ट नहीं रहने वाले हैं। क्योंकि वो जिन लोगों की तलाश कर रहा है वे विश्वसनीय नहीं है, इसलिए उसे देश में सर्वोच्च निर्णय लेने वाला होना चाहिए। लेकिन जब हुआन फेंग और हुआन फेंग थके हुए शरीर के साथ कंपनी में वापस आए तो अब उन पर भी हमला किया गया है और कई सुरक्षाकर्मी घायल हो गए हैं। क्या बात, हुआन फेंग ने मार्कस से पूछा। जब आप जाएंगे तो कई सैनिक यहाँ आएंगे। यदि आप अंदर जाना चाहते हैं तो उन्हें यहाँ स्वीकार किया जाएगा। चलो चलें। बेशक हम नहीं चाहते हैं, इसलिए हमारा उनसे टकराव है। वे स्पष्ट रूप से तैयार हैं, हालांकि हमारे लोग शाकाहारी नहीं हैं, इसलिए हमने अंततः उन्हें हरा दिया। हालांकि यहाँ कई सैनिक हताहत हुए हैं। मार्कस ने कहा कि उनके बाएं हाथ पर पट्टी बंधी है और उनके चेहरे पर बहुत सारे घाव हैं। जाहिर है संघर्ष में वह भी घायल हो गए। हुआन फेंग कंपनी के ये सुरक्षाकर्मी, लेकिन उनका और मार्कस द्वारा सावधानीपूर्वक चयन किया गया था। उन्होंने ज़ोंबी के अंत का अनुभव किया है और उनके पास समृद्ध युद्ध शक्ति है। इसलिए इस छोटे पैमाने के संघर्ष में उनकी युद्ध शक्ति सैनिकों की तुलना में बहुत खराब नहीं होगी। इसके अलावा यह उनका क्षेत्र है, वे बहुत सी चीजों का उपयोग कर सकते हैं। आखिरकार इसलिए मैंने उन्हें हरा दिया। बेशक सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हुआन फेंग ने उन वरिष्ठ प्रबंधकों को हल किया, अन्यथा भले ही मार्कस उन्हें एक बार हरा सके, दूसरा पक्ष लोगों को दोबारा आने के लिए संगठित करेगा। अब जाहिर तौर पर उन्हें इनके बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है। मृतकों और घायलों का ख्याल रखें, पैसे की परवाह न करें, हर किसी का दिल ठंडा न होने दें, हुआन फेंग ने ठंडे चेहरे के साथ मार्कस से कहा। हुआन फेंग को भी उम्मीद नहीं थी कि उन लोगों के साधन लहर दर लहर होंगे। उन्होंने अभी अभी अपनी कंपनी छोड़ी थी और उन्होंने अपनी कंपनी के खिलाफ बहुत सारे हथियारों का इस्तेमाल भी किया था। अगर वे वापस नहीं आ पाते तो कंपनी यहीं खत्म हो गई होती। ठीक है, मुझे पता है कि क्या करना है, मार्कस ने सिर हिलाया और कहा। वे लोग हैं जो कुछ समय से उसके संपर्क में हैं। हर किसी की भावनाएं होती है। वो बुरे मूड में है। बेशक वो उनके साथ बुरा व्यवहार नहीं करेगा और उन्हें बिना कुछ लिए खून बहने देगा। हुआन बिंग को मुझे देखने दो। मार्कस को बताने के बाद हुआन फेंग ने हुआन बिंग को बुलाया। हुआन फेंग हुआन बिंग को बताता है कि उसके साथ क्या हुआ। जहां तक हुआन बिंग का सवाल है, हुआन फेंग कुछ भी नहीं छिपाएंगे। सभी चीजें खत्म करने के बाद वो हुआन बिंगाओ से पूछता है, अगर हम अभी सत्ता पर कब्जा करना चाहते हैं तो क्या मौका है? बहुत बड़ा, हुआन बिंग ने इसके बारे में सोचे बिना कहा। वास्तव में पिछले प्रचार के बाद आपकी बहुत प्रतिष्ठा है, चाहे निजी क्षेत्र में या सरकारी विभागों में या सेना में, और आप हमारे साथ जो करना चाहते हैं वो केवल उन उच्च पदों पर है स्तर के अधिकारियों ने। मैंने हाल के दिनों में कई मध्यम स्तर के अधिकारियों से संपर्क किया है और अब भी उनके मन में आपके लिए अच्छी भावनाएं हैं। और आज की बातों के लिए मुझे नहीं पता कि अब उन उच्च स्तर के लोगों को आपके द्वारा मार दिया गया है। युवा मास्टर को पाना हमारे लिए असंभव नहीं है। मध्य स्तर के अधिकारियों का समर्थन, इसमें अभी भी कुछ प्रचार और लागत है। हुआन फेंग ने सिर हिलाया और कहा, ये तुम्हें ही करना है। पैसे की परवाह मत करो, जब तुम्हें जरूरत हो तो बचत मत करो, समझे? इस वेबसाइट का पता याद रखने में केवल 1 सेकंड लगता है। मोबाइल पढ़ने वाली वेबसाइट। बेहतर नॉवल पढ़ने के लिए आप हमारे YouTube चैनल और ऑडियो एक्सप्लेन टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। 1084 कठपुतलियां। हुआन फेंग को पहली बार लगा कि वो वास्तव में अमीर है। अब जब वो काम कर रहा है तो उसे पैसे के बारे में सोचने की जरूरत नहीं है। पहले के विपरीत, हालांकि वो पैसे को देखता था, उसे हमेशा ये पता लगाना पड़ता था कि इसका उपयोग किए बिना इसका सबसे अधिक उपयोग कहाँ किया जाए। ठीक है युवा मास्टर, मैं ये करूंगा, हुआन बिंग उत्तर देता है। हुआन फेंग इस तथ्य को छिपा नहीं सकते कि उन्होंने उन उच्च स्तरीय कर्मियों को मार डाला। हुआन फेंग का इसे छिपाने का इरादा भी नहीं है। हालांकि वो इसकी जिम्मेदारी उन उच्च स्तरीय कर्मियों पर भी डालेंगे जिनकी मृत्यु हो गई है। मूल रूप से यह मामला दूसरे पक्ष का पहला कदम था, जो झूठ नहीं है। उसी समय हुआन बिंग के प्रचार के तहत नंबर 2 एक ऐसा व्यक्ति बन गया है जो सत्ता चाहता है। सत्ता पाने के लिए, देश का असली नेता बनने के लिए नंबर 1 को नुकसान पहुंचाया गया है। बेशक हुआन बिंग के प्रचार शुरू करने से पहले नंबर 1 दुनिया छोड़ चुका है, लेकिन उसकी मौत नंबर 2 से संबंधित नहीं है। इस देश के 2 सबसे शक्तिशाली लोगों की एक ही समय में मृत्यु हो गई और अन्य सभी वरिष्ठ अधिकारियों की मृत्यु हो गई। पूरे देश में अचानक अफरा तफरी मच गई। कोई फर्क नहीं पड़ता कि आम लोग, अन्य अधिकारी या सैनिक हो, उन्हें पूरे देश का प्रबंधन करने और लोगों को उनके घरों के पुनर्निर्माण के लिए नेतृत्व करने के लिए एक नए नेता की आवश्यकता है। इस समय देश के नायक हुआन फेंग ने दुनिया को बचाया और एक बार फिर जनता की नजरों में आए। हुआन बिंग के प्रचार के बाद हुआन फेंग की छवि और अधिक ऊंची हो गई और लोगों के बीच उनकी लोकप्रियता अधिक हो गई। उनकी जानबूझकर की गई दोस्ती के अलावा कई लोग हुआन फेंग के प्रबल समर्थक बन गए थे। बाद में हुआन फेंग फिर से बाहर चला गया। उनकी कंपनी सभी पहलुओं में शामिल थी और कई जीवित मनुष्यों को नौकरियां प्रदान करती थी। इसके अलावा हुआन फेंग ने बहुत सारा पैसा खर्च किया और आम जनता के लिए भोजन, पानी आदि सहित कई सुरक्षा चीजें प्रदान की।
इसके अलावा हुआन फेंग ने हमारे घरों के पुनर्निर्माण और हमें एक बेहतर कल देने में हमारा नेतृत्व करने का वादा किया। बेशक हुआन फेंग अकेले नहीं हैं जो उस पद पर रहना चाहते हैं, उनके कई विरोधी भी हैं। हालांकि उन लोगों के नारे तो सब अच्छे हैं, लेकिन वादे भी बहुत किए हैं। हालांकि इन पर यकीन करने वाले लोग भी ज्यादा नहीं हैं। लोग हुआन फेंग पर विश्वास करना पसंद करते हैं, जिन्होंने उन्हें बचाया है। और सेना तथा आधिकारिक क्षेत्र के लोग सामान्य लोगों से अधिक जानते हैं। वे जानते हैं कि हुआन फेंग का कौशल बहुत मजबूत है, जो अकल्पनीय है। इसके अलावा उन वरिष्ठ नेताओं की पिछली मृत्यु हुआन फेंग द्वारा की गई थी, इसलिए उन्हें यह भी डर है कि अगर वे हुआन फेंग का विरोध करना चाहते हैं और हुआन फेंग से नफरत करना चाहते हैं, तो हुआन फेंग शायद उनके साथ व्यवहार करेंगे। उन्हें अपने बारे में सोचना होगा भविष्य। इसलिए हुआन फेंग के लिए समर्थन फिर से बहुत बढ़ गया है, चाहे वो नागरिक समाज में हो या सरकार में या सेना में। ये स्पष्ट है कि कोई देश नेताओं के बिना नहीं चल सकता। अंत में हुआन फेंग ने कई प्रतिद्वंदियों को हराया और सफलतापूर्वक उस स्थान पर चढ़ गए। और हुआन फेंग ने अपना वादा नहीं तोड़ा। सत्ता में आते ही उन्होंने सभी के उपयोग की सुरक्षा के लिए कई नीतियां जारी की। पूरे देश के निर्माण में बहुत तेजी आई, जिससे हर कोई हुआन फेंग पर अधिक विश्वास करने लगा और बेहतर कल की आशा करने लगा। मैं जाऊंगा, ये पद वास्तव में सामान्य लोगों की क्षमता से परे है। हुआन फेंग अपने कार्यालय में बैठे और आहें भरी। आखिरकार यह एक देश का प्रबंधन करना है, किसी कंपनी का नहीं। एक देश में बहुत सारी चीजें शामिल होती हैं। हुआन फेंग द्वारा सभी चीजों पर विचार और निर्णय लेने की आवश्यकता है। हुआन फेंग के पास पहले कोई अनुभव नहीं है, इसलिए वो कई चीजों को समझ नहीं पाते हैं। अगर हुआन बिंग ने उसकी मदद नहीं की तो वो और अधिक थक गया होगा। अपनी मेज पर ऊंचे दस्तावेजों के ढेर को देखने के बाद हुआन फेंग को सिरदर्द होने लगा। इसके अलावा उनके दुनिया छोड़ने में अब ज्यादा समय नहीं है, इसलिए उन्हें अपने जाने की तैयारी करनी होगी। और ये तैयारी स्वाभाविक रूप से स्टोरेज बॉक्स से फिर से मदद मांगने के लिए है। इसलिए हुआन फेंग फिर से स्टोरेज बॉक्स की दुकान पर आए और फिर से विनिमय करने के लिए तैयार हुए। और जब हुआन फेंग ने लक्ष्य चुना और पैसे का आदान प्रदान किया, तो उसके सामने एक आदमी था। अगर किसी और ने इस व्यक्ति को देखा तो वो चौंक जाएगा, क्योंकि जो व्यक्ति अभी दिखाई दिया वो बिल्कुल हुआन फेंग जैसा ही था, भले ही वो लंबा था या नहीं। वही जो बिल्कुल हुआन फेंग के समान है, एक और गुलाम है जिसे अभी अभी हुआन फेंग द्वारा बदला गया है। उनके स्टोव में एक नाम है जिसे कठपुतली कहा जाता है, बिना किसी विशेष कौशल के। एकमात्र विशेषता बिल्कुल वैसी ही है जैसे मेजबान, चाहे वो बाहर का ही क्यों न हो। सामान्य आदतें और रीति रिवाज आदि सभी एक जैसे होते हैं। इसके अलावा हालांकि ऐसा ही एक कौशल है, कीमत बहुत अधिक है। हालांकि भले ही यह अभी भी अधिक हो, हुआन फेंग को इसका आदान प्रदान करना होगा। आखिरकार वो हर समय यहाँ नहीं रह सकता, और ये कठपुतली स्पष्ट रूप से उसे जाने के बाद समस्या को हल करने में मदद कर सकती है। हालांकि क्योंकि इस कठपुतली में कोई क्षमता नहीं है, हुआन फेंग के लिए इस देश पर शासन करने के लिए इस क्षेत्र में कुछ प्रतिभाओं का फिर से आदान प्रदान करना आवश्यक है। इस कठपुतली के थिंक टैंक के रूप में हुआन बिंग उसकी पीठ पीछे देश पर शासन करने में उसकी मदद करता है। आखिरकार हुआन बिंग कंपनी प्रबंधन में बहुत अच्छा है। इसके अलावा उसके पास अभी भी प्रबंधन करने के लिए एक कंपनी है, इसलिए उनके लिए उनमें से एक बनना असंभव है जो देश को चलाने के लिए इस कठपुतली की सीधे मदद करे। इसलिए हुआन फेंग ने एक बार फिर 10 से अधिक दासों के बदले कुछ पैसे खर्च किए। वे सभी सत्ता में प्रतिभावान हैं। उनमें से प्रत्येक उन लोगों से बदतर नहीं है जो दशकों से आधिकारिक क्षेत्र में है। इसके अलावा वे बहुत प्रतिभाशाली भी हैं। वे नौसिखिया हुआन फेंग से कहीं बेहतर है। इसे नंबर 1 बनने के लिए कठपुतलियों की मदद करने की इतनी आवश्यकता नहीं थी। हालांकि भविष्य में देश को पूरी तरह से नियंत्रित करने के लिए हुआन फेंग इन गुलामों को सरकार में डालने जा रहा है, फिर उन्हें सुधारने में मदद करेगा, जब तक बाद में वरिष्ठ स्तर पर, और अंततः कठपुतलियों को देश को पूरी तरह से खुले में नियंत्रित करने में मदद की। इन लोगों के साथ मैं अंततः आराम कर सकता हूँ। हुआन फेंग अपने द्वारा बदले गए दासों के बारे में सोचकर बहुत खुश था। हालांकि जब उन्होंने उनकी कीमतों के बारे में सोचा तो हुआन फेंग को अंडे की कुछ परेशानी महसूस हुई। इन दासों की कीमत बहुत अधिक थी, विशेषकर बेकार कठपुतली की। एक व्यक्ति की कीमत 2 अरब युआन थी। जब उसने उन्हें इस समय और स्थान पर एक्सचेंज किया तो ये 20 बिलियन युआन होगा, कोई छोटी संख्या नहीं। इसके अलावा इन गुलामों के प्रयासों से ये देश पूरी तरह से हुआन फेंग का अपना देश बन जाएगा। इसलिए हुआन फेंग मदद नहीं कर सकते, लेकिन इस देश के निर्माण पर ध्यान दे सकते हैं। उनकी बचत की बड़ी रकम जल्द ही कम हो जाएगी। इस वेबसाइट का पता याद रखने में केवल 1 सेकंड लगता है। मोबाइल पढ़ने वाली वेबसाइट। बेहतर नॉवल पढ़ने के लिए आप हमारे YouTube चैनल और ऑडियो एक्सप्लेन टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। 1085 कोई ड्रिलिंग नहीं। कठपुतलियों और दासों के साथ हुआन फेंग आखिरकार खुद को कठिन परिश्रम से मुक्त करने में सक्षम हो गया, और इस समय तक ऐसा नहीं था कि हुआन फेंग के पास अपने मामलों में व्यस्त होने का समय और ऊर्जा थी। हालांकि वर्तमान में दुनिया ज़ोंबी द्वारा लगभग नष्ट कर दी गई है और खेलने के लिए कोई जगह नहीं है। इसके अलावा समय के कारण अभी भी किनारे पर छिटपुट लाशें हैं, इसलिए दुनिया बहुत सुरक्षित नहीं है। जैसा कि हुआन फेंग ने सोचा था, उनकी करोड़ों की बचत बहते पानी की तरह बर्बाद हो गई, क्योंकि वो दुनिया में निवेश करना चाहता था, देश पर नियंत्रण करना चाहता था और देश का पुनर्निर्माण करना चाहता था। इसलिए उसे धन की आवश्यकता थी। किसी देश के निर्माण के लिए आवश्यक धन कोई छोटी राशि नहीं थी। इसलिए हुआन फेंग ने सोचा कि वो इसका उपयोग फिर कभी नहीं करेंगे। मुझे पैसे की चिंता है, लेकिन अब मैं इसके बारे में और अधिक सोचता हूँ। हुआन फेंग की योजना में नैन्सी नामक वर्तमान देश, उसके बाद उसका आधार शिविर होगा। उसकी सभी वास्तविक चीजें यहाँ बिक्री के लिए भेजी जा सकती है। आखिरकार यह एक गड़बड़ है जिसे ज़ोंबी द्वारा नष्ट कर दिया गया है। ये कहा जा सकता है कि हर चीज की कमी है, इसलिए यह एक खाली बाजार है। उनसे कोई प्रतिस्पर्धा नहीं करता। अन्य देशों में हुआन फेंग ने भी निवेश किया है। यहाँ वो अपना पिछवाड़ा बनाना चाहता है। फिलहाल उनके ऐसा करने की संभावना है। हालांकि ज़ॉम्बीज के बड़े पैमाने पर विनाश के कारण दुनिया में बहुत सी अच्छी चीजें नहीं बची हैं। हुआन फेंग अब सोच रहा है कि वो क्या वास्तविकता में वापस लाएगा। हालांकि दुनिया आखिरी है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि यह सब कुछ हकीकत से बेहतर है।
वास्तव में कुछ पहलुओं में यह वास्तविकता में उतना अच्छा नहीं है। ये हुआन फेंग भी है, आप यहाँ असली चीजें बेचने की योजना क्यों बनाते हैं? हालांकि कुछ पहलुओं में इसे वास्तविकता में बहुत कुछ नेतृत्व करना पड़ता है, जैसे हथियार और उपकरण। इसलिए जब हुआन फेंग किसी चीज को वास्तविकता में वापस लाने पर विचार करता है तो वो सबसे पहले हथियारों और उपकरणों पर विचार करता है। पूरी दुनिया के निर्माण में 1 साल तेजी से बीत गया, क्योंकि हुआन फेंग के पास नीतियों की एक श्रृंखला है। उन्होंने अब नानसी देश में अपना पैर जमा लिया है और कोई भी उनकी स्थिति को खतरे में नहीं डाल सकता है। हालांकि हुआन फेंग इससे संतुष्ट नहीं है। वो जानता है कि वे राजनेता कभी कभी अपने आदेशों को अपने हितों के लिए बर्बाद कर देते हैं। केवल जब वो शीर्ष पर होता है और उसके अपने लोग होते हैं तो क्या वो वास्तव में सहज महसूस कर सकता है और देश को पूरी तरह से नियंत्रित कर सकता है? इसीलिए उसे पहले इतने सारे गुलामों की अदला बदली करनी पड़ी। प्रशिक्षण और पदोन्नति की इस अवधि के बाद अब 3 दास हैं, जिनमें हुआन फेंगोन सरकार के शीर्ष पर शामिल रहे हैं। इस देश में हुआन फेंग की आवाज फिर से बढ़ गई है और अन्य लोग अब उच्च पद पर हैं। हुआन फेंग की मदद से उठना बहुत मुश्किल नहीं है। मार्कस, जो शुरुआत में खुद का पीछा करता था, उसने तब भी अपने आदमी को नहीं छोड़ा जब वो सबसे खतरनाक और उदास था। हुआन फेंग ने उसके साथ बुरा व्यवहार नहीं किया। उन्हें समय और स्थान समूह से बाहर स्थानांतरित कर दिया गया था और सेना में प्रवेश किया गया था। आखिरकार हुआन फेंग की मदद से वो जल्दी से उठ गया। वो भविष्य में देश को नियंत्रित करने के लिए हुआन फेंग के लिए एक महत्वपूर्ण सहायक होगा। मेरे जाने के बाद मैं इसे तुम्हें दे दूंगा। यदि तुम्हारे पास कुछ है तो कृपया हुआन बिंग को बताएं और वो मुझे रिपोर्ट करेगा। जब हुआन फेंग के पास दुनिया में ज्यादा समय नहीं था तो उसने एक बार फिर उन सभी गुलामों को इकट्ठा किया जिन्हें उसने छुड़ाया था, और यह समझाने के लिए कि उसके जाने के बाद क्या हुआ। क्योंकि वे सभी हुआन फेंग द्वारा बदले गए गुलाम हैं, उन्हें स्वाभाविक रूप से हुआन फेंग के प्रति अपनी वफादारी पर संदेह करने की आवश्यकता नहीं है। भले ही हुआन फेंग उन्हें मरने दे, वे बिल्कुल भी संकोच नहीं करेंगे। इसलिए स्वाभाविक रूप से हुआन फेंग की व्यवस्था पर उनकी कोई राय नहीं है। हुआन फेंग ने आखिरकार बुलेट प्रूफ बनियान का डिजाइन डेटा लेने का फैसला किया, जो हुआन फेंग के कई बार चयन का परिणाम था। हकीकत में बुलेट प्रूफ जैकेट भी होती है। हालांकि प्रभाव और वजन के मामले में उन बुलेट प्रूफ जैकेट की तुलना हुआन फेंग के चयन से नहीं की जा सकती। इस बुलेट प्रूफ जैकेट का वजन एक साधारण टी शर्ट के बराबर ही है। हालांकि बुलेट प्रूफ क्षमता काफी मजबूत है, नजदीक से गोली मारने पर भी कोई दिक्कत नहीं होगी। शक्तिशाली स्नाइपर गन इसे भेद नहीं सकती। हालांकि हुआन फेंग के पास यूएसबी फ्लैश ड्राइव में बहुत सारा डेटा कॉपी करने का एक और तरीका था। अंततः उसने यूएसबी फ्लैश ड्राइव को बाहर निकालने का निर्णय लिया। यदि वह यूएसबी फ्लैश ड्राइव को बाहर निकाल सके तो ये बहुत सारे डेटा को बाहर लाने के बराबर होगा। हुआन फेंग को डर था कि भंडारण बॉक्स इसकी अनुमति नहीं देगा, इसलिए उसने तैयारी के 2 सेट बनाए। जब आखिरी सेकंड बीत गया तो हुआन फेंग के सामने का दृश्य फिर से बदल गया। वो 1 साल के अंत के लिए चला गया, फिर से अपने असली विला में वापस गया और अपने आसपास के शांत वातावरण को देखा। हुआन फेंग धीमा हो गया और फिर उसे इसकी आदत हो गई। क्या यह अब भी संभव नहीं है? कुछ ही देर में हुआन फेंग ने व्यंग्यपूर्ण मुस्कान के साथ कहा। अभी अभी स्टोरेज बॉक्स ने उसे बाहर लाने के लिए एक चीज चुनने के लिए कहा। सबसे पहले उन्होंने यू डिस्क को चुना और स्टोरेज बॉक्स सहमत हो गया। हालांकि उन्हें उन सामग्रियों में से एक को चुनने के लिए कहा गया था। जहां तक दूसरों की बात है, उन्हें हटा दिया जाएगा। जाहिर है स्टोरेज बॉक्स को भी पता था कि हुआन फेंग किसके लिए लड़ना चाहता था और नहीं चाहता था कि वो ड्रिल करे। तो अंत में हुआन फेंग ने बुलेट प्रूफ जैकेट की एक डिजाइन जानकारी को चुना। हालांकि हुआन फेंग बहुत उदास नहीं है। अब उस समय और स्थान में सबसे अधिक पहुंच वाला देश उसके द्वारा नियंत्रित किया गया है और वहां सब कुछ उसका अपना होगा। और हुआंग बिंग की स्मृति क्षमता वो अब भी मानता है। उसे भविष्य में हुआंग बिंग को देखने का मौका मिलेगा, इसलिए वो कुछ जानकारी लिख सकता है और फिर विला के उस आयामी स्थान में इसे लिख सकता है और इसे अपने आप को दे सकता है। हालांकि यह धीमा होगा, यह एक लचीला तरीका भी है। बुलेट प्रूफ जैकेट के डिजाइन डेटा को स्टोरेज बॉक्स में डालने के बाद हुआंग फेंग उठे, सफाई की और अपने कमरे से बाहर चले गए। जब हुआन फेंग कमरे से बाहर निकलता है तो वो सीधे अपने अगले कमरे में जाता है। सु यूमो यहीं रहती है। हुआन फेंग इस समय उनसे अपने जीवन आदर्श के बारे में बात करना चाहते हैं। वो नहीं जानता कि सु यूमो दरवाजा खोलेगी या नहीं। बैंग बैंग, हुआन फेंग सु यूमो के दरवाजे पर दस्तक दे रहा है। आज रात खुद को खोजने आओ, इसलिए उनमें से कोई भी सो नहीं रहा है। इस वेबसाइट का पता याद रखने में केवल 1 सेकंड लगता है। मोबाइल पढ़ने वाली वेबसाइट। बेहतर नवल पढ़ने के लिए आप हमारे YouTube चैनल और ऑडियो एक्सप्लेन टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। 1086 में तुमसे प्यार करता हूँ। कौन है भाई? कमरे में सु यूमो की थोड़ी घबराहट भरी आवाज थी। जब सु यूमो ने दरवाजे पर हुआन फेंग की दस्तक सुनी तो उसे नींद नहीं आई। हालांकि वो सोने का नाटक करने जा रही थी, लेकिन हुआन फेंग ने हार नहीं मानी। उसे डर था कि अगले 2 कमरों में लोग उसकी बात सुन लेंगे, इसलिए उसे शोर मचाना पड़ा। जब हुआन फेंग इतनी देर से उसके दरवाजे पर दस्तक देने आई तो सु यूमो ने स्वाभाविक रूप से इसके बारे में अधिक सोचा और घबरा गई। यह मैं हूँ, दरवाजा खोलो, हुआन फेंग ने कहा। हुआन फेंग, मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ? बहुत देर हो चुकी है, चलो इसके बारे में कल बात करते हैं, सु यूमो ने कहा। नहीं, मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। मैं आज ये कहना चाहता हूँ, जल्दी से दरवाजा खोलो और मैं उसके बाद जाऊंगा। हुआन फेंग को हार मानना इतना आसान नहीं है। इतना अच्छा नहीं, बहुत देर हो चुकी है, सुविधाजनक नहीं है, सु यूमो ने कहा। असुविधाजनक क्या है? ये ठीक है, हुआन फेंग ने जारी रखा। हालांकि सु यूमो जिमेंगजियाओ की हुआन फेंग की पिछली स्थिति को एक सेक्स वुल्फ के रूप में मानने से सहमत नहीं थी। इस समय हुआन फेंग अभी भी इसमें आना चाहता था। यदि कोई अन्य विचार नहीं होता तो वो इस पर विश्वास नहीं करती, इसलिए वो ऐसा करती। हुआन फेंग के लिए दरवाजा मत खोलो। हुआन फेंग के लिए बाहर सोचने का कोई रास्ता नहीं है। यदि आप मेरे लिए दरवाजा नहीं खोलते हैं तो क्या मैं अंदर नहीं आ सकता? इसके बारे में सोचने के बाद हुआन फेंग ने अपना हाथ फिर से दरवाजे के हैंडल पर रख दिया। फिर डोर के ताला खोलने के कौशल का उपयोग किया गया है। बस क्लिक करके सुने। दरवाजा, जो मूल रूप से सु यूमो द्वारा बंद किया गया था,
हुआन फैंग द्वारा आसानी से खोला गया था। हुआन फैंग जैसे ही अंदर गया, उसने तुरंत दरवाजा बंद कर दिया। लेकिन हुआन फैंग को यह नहीं पता था कि जब वो सुयुमो के दरवाजे पर दस्तक देने आया था, तो न केवल सुयुमो ने इसे सुना, बल्कि जी मेंगजियाओ और तान मिक्सू ने भी, जो अगले दरवाजे पर थे, इसे सुना। वे मूल रूप से सोते नहीं थे, लेकिन वे बाहर शांत थे। उनकी आवाजों को बिल्कुल भी बढ़ाया जा सकता था, और हुआन फैंग के दरवाजे पर दस्तक को जानबूझकर दबाया नहीं गया था। तो दोनों लड़कियां बहुत सहनशील थी, इन्हें ये सुना। उसके बाद हुआन फैंग ने दरवाजा खोला और उन दोनों ने इसे सुना। हालांकि वे बाहर नहीं गए, इसलिए उन्हें नहीं पता था कि यह हुआन फैंग ही था जिसने खुद दरवाजा खोला था, लेकिन उन्हें लगा कि सुयुमो ने हुआन फैंग के लिए दरवाजा खोला है। हुआन फैंग वास्तव में एक भेड़िया है। भले ही वो सोचता है कि सुयुमो ने ततैया के लिए दरवाजा खोला, हुआन फैंग इतनी देर से सुयुमो के कमरे में गया। जाहिर है, जी मेंगजियाओ अभी भी सोचती है कि हुआन फैंग एक सेक्स भेड़िया है। इससे पहले कि वो सोचता कि हुआन फैंग ने स्विमिंग पूल में खुद के साथ क्या किया था और सुयुमो और तान मिक्सू के रवैये के बारे में, जी मेंगजियाओ का चेहरा अधिक लाल था और उसका दिमाग अधिक अव्यवस्थित था। पूरा व्यक्ति अधिक नींद हराम है। हाँ, और टैंग मुक्यू ने भी दरवाजा खुलने की आवाज सुनी। हालांकि उसके पास कोई अन्य विचार नहीं था, लेकिन वो बहुत खुश थी। हालांकि उसने ये भी सोचा था कि हुआन फैंग उसके पास आ सकता है। उस स्थिति में, हालांकि वो शर्मीली होगी, उसे अधिक खुश होना चाहिए। हालांकि हुआन फैंग के लिए बहन यूमो को ढूंढना बुरा नहीं है। आखिरकार तान मिक्सियो के दिमाग में सुयुमो ही असली महल है। हुआन फैंग उसे पहले ढूंढ सकते हैं। इसके अलावा टैंग मुक्यू सुयुमो का भी आभारी है। उसी समय अगर हुआन फैंग का वास्तव में पहले खुद के साथ संबंध है और बहन यूमो उसे जानती है, तो वो खुश नहीं हो सकती है। जाहिर है, टैंग मिक्सू अधिक से अधिक गहराई से सोचता है। यदि हुआन फैंग का पहले यूमो के साथ संबंध है, तो बाद में जब वो हुआन फैंग से संपर्क करेगा तो उसे जानबूझकर इसे सहन नहीं करना पड़ेगा, इस डर से कि यूमो खुश नहीं होगा। हुआन फैंग, तुम अंदर कैसे आए? हुआन फैंग को अंदर आते देख सुयुमो आश्चर्यचकित होकर बिस्तर पर लेटी हुई है। क्या आपके पास इस कमरे की चाबी है? क्या आपने नहीं कहा कि यह सब मेरे लिए था? जाहिर है, सुयुमो को लगता है कि हुआन फैंग चाबी लेकर आया था। हुआन फैंग को कोई परवाह नहीं है। वो सुयुमो के चेहरे के पास जाता है, उसे उठाता है, बिस्तर पर बैठता है, सुयुमो को उसके सामने बिठाता है, उसके पैर पर लेट जाता है और उसकी गांड पर 2 बार थपकी देता है। मेरे पति ने तुम्हें दरवाजा खोलने के लिए कहा था, लेकिन उन्होंने इसे नहीं खोला। क्या आप जानते हैं कि यह गलत है? हुआन फैंग द्वारा उसके पैर पर थप्पड़ मारने के बाद सुयुमो का चेहरा अचानक लाल हो गया, जो उसके लिए बहुत अपमानजनक और शर्मनाक था। ये देखते हुए कि हुआन फैंग को अभी भी लड़ना है, हालांकि इससे कोई नुकसान नहीं होता है, ये शर्मनाक है, तो सुयुमो ने तुरंत दया की भीख मांगी और कहा, मुझे पता है कि यह गलत है, मुझे पता है कि यह गलत है। अगली बार तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? हुआन फैंग ने पूछा। अब और नहीं। सुयुमो को डर है कि हुआन फैंग लड़ना जारी रखेगा। वो जल्दी लौट आता है। अगली बार जब तुम दरवाजा खोलोगे तो क्या तुम नहीं खोलोगे? खोलो, मैं खोलता हूँ। हुआन फैंग सुयुमो को ऊपर उठाकर संतुष्ट है। हालांकि ये कहना होगा कि अभी हाथ का एहसास वास्तव में अच्छा है, जिससे हुआन फैंग को इसका बहुत आनंद मिलता है। इसलिए हुआन फैंग ने सुयुमो को ऊपर उठाने के बाद उसे जाने नहीं दिया, बल्कि सीधे उसकी बाहों में चला गया। तुम्हारे पति, मुझे अंदर आने के लिए चाबी चाहिए, हुआन फैंग ने गर्व से सुयुमो से कहा। हालांकि हालांकि मैं अंदर आ सकता हूँ, तुमने गलत काम किया है, तुम्हें पता है? अच्छा ऐसा है। सुभाषा फोम सफेद हुआन फैंग ने एक नजर में कहा। हुआन फैंग की बाहों को छोड़ना चाहते हैं, लेकिन हुआन फैंग ने उसकी इच्छा पूरी नहीं की। क्या तुमने नहीं कहा कि तुम्हें मुझसे कुछ बात करनी है? क्या बात है? सुयुमो को डर है कि हुआन फैंग उसके लिए कुछ शर्मनाक करेगा, इसलिए वो तुरंत विषय बदल देती है। निश्चित रूप से जीवन और आदर्शों के बारे में बात करें, हुआन फैंग ने मो बानजिंग से कहा। उसे खुद को देखने दो, धीरे से उससे कहा। हुआन फैंग की आंखों में भाव देखकर सुयुमो फिर से शर्मिंदा हो गई। ऐसा लगता है कि उसने हुआन फैंग की आंखों में कुछ देखा है। उसने अपना सिर नीचे कर लिया और दोबारा हुआन फैंग को देखने या हुआन फैंग के शब्दों के अर्थ के बारे में सोचने की हिम्मत नहीं की। हुआन फैंग ने अपना सिर नीचे किया और सुयुमो के होठों को चूम लिया। सुयुमो हर तरफ हिलता है, लेकिन वो कोई प्रतिक्रिया नहीं देता। हुआन फैंग ने अपने होंठ छोड़ दिए हैं। युमो, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। हुआन फैंग ने सुयू की ओर देखा और धीरे से कहा। सुयुमो जियो का शरीर थोड़ा कांप उठा। उसने अपना सिर उठाया और हुआन फैंग की ओर देखा। उसके गाल दोनों तरफ से लाल थे और आंखों से पानी टपकने वाला था। उसने हुआन फैंग की ओर देखा और कहा, मैं भी तुमसे प्यार करती हूँ। इसके बाद उन्होंने एक दूसरे को फिर से चूमा। सुयुमो इस बार नहीं घबराई, हालांकि वो अभी भी शर्मिंदा थी। हालांकि वो इस दिन के आने के लिए बहुत पहले से तैयार थी। हुआन फैंग की पहचान करने के बाद उसे इस दिन वापस आने की उम्मीद थी। जब हुआन फैंग ने उसे विला में साथ रहने के लिए बुलाया, तो वो जानती थी कि दिन लंबा नहीं होगा। आज यहाँ आने का पहला दिन है और उसके दिल में कुछ उम्मीदें हैं। दोनों लोगों के बीच रिश्ते को लेकर किसी भी तरह का संदेह करने की जरूरत नहीं है। हुआन फैंग ने सुयुमो के लिए अपने परिवार की कठोर आवश्यकताओं को स्वीकार किया, और यहाँ तक कि उनके पास अन्य महिलाएं भी थीं। ये देखा जा सकता है कि दो लोगों की स्थिति बहुत महत्वपूर्ण है और दो जीवन के बीच का संबंध भी नहर का पानी है। इस वेबसाइट का पता याद रखने में केवल 1 सेकंड लगता है। मोबाइल पढ़ने वाली वेबसाइट। बेहतर नॉवल पढ़ने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल और ऑडियो एक्सप्लेन टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। 1087 शरीर की मरम्मत। ऐसा लगता है कि बहन यूमो और हुआन फैंग ने अच्छी चीजें हासिल की होंगी। दूसरे कमरे में टैंग मुक्यू बिस्तर पर लेटी है और चुपचाप सोचती है। हुआन फैंग काफी समय से सुयुमो के कमरे में है, लेकिन अब दरवाजा खोलने की कोई आवाज नहीं आ रही है। हालांकि उन्हें और उनकी पत्नी को इतने लंबे समय तक एक कमरे में रहने में बहुत देर हो चुकी है। टैंग मुक्यू को नहीं लगता कि हुआन फैंग और सुयुमो सिर्फ बात कर रहे हैं। हालांकि टैंग मुक्यू में कोई नकारात्मक भावना नहीं है। आखिरकार सुयुमो हुआन फैंग की असली प्रेमिका है। ये सामान्य बात है कि जीवन में उनका रिश्ता बना रहता है। देर सवेर यह आएगा। यहाँ तक कि टैंग मुक्यू का दिल भी इसका इंतजार कर रहा है।
इस तरह वो हुआन फैंग के साथ आगे बढ़ सकते हैं। यदि हुआन फैंग का सू के साथ कोई रिश्ता नहीं है तो यूमो से पहले यूमो और हुआन फैंगशिंग के बीच का रिश्ता तांग मुक्सू के दिल में हमेशा कुछ गलत महसूस करता था। उसे डर था कि जब उसे ये पता चलेगा तो वो उसे दोषी ठहरा देगी। अब ये स्पष्ट है कि उसे ऐसी कोई चिंता नहीं होगी। यहाँ तक कि टैंग मिक्स्यू को भी लगता है कि यूमो उसके और हुआन फैंग के बीच चीजों को बढ़ावा देगा। आखिरकार यूमो के पिछले अर्थ के अनुसार उसे एक गठबंधन बनाने की जरूरत है ताकि अन्य महिलाओं को हुआन फैंग के पास जाने से रोका जा सके। ऐसे में उसका हुआन फैंग के दिल में स्थिर रहना जरूरी है। इसलिए टैंग मुक्सू आज रात हुआन फैंग और सू यूमो के बीच होने वाले कार्यक्रम से बहुत खुश है। हालांकि विला में कोई अन्य व्यक्ति ऐसा नहीं सोचता। टैंग मिक्स्यू को छोड़कर जी मिंगजियाओ अभी तक सोई नहीं है। हालांकि वो इसे अपने दिल में स्वीकार नहीं करती है। जी मिंगजियाओ सुयुमो के कमरे में होने वाली हलचल पर ध्यान दे रही है। अब हुआन फैंग इतने लंबे समय से बाहर नहीं आए हैं, भले ही ऐसा कोई अनुभव न हो। वास्तव में जी मिंगजियाओ को भी पता है कि एक पुरुष और एक महिला एक कमरे में इतनी देर से आते हैं, वे सिर्फ बातचीत नहीं कर सकते। इससे भी अधिक, यदि वे अभी भी प्रेमी और प्रेमिका है तो वे सिर्फ चैट नहीं कर सकते। हुआन फैंग एक बड़ा दुष्ट भेड़िया, मुझे पता था कि इतनी देर से बहन यूमो के पास जाना उसके लिए अच्छा नहीं होगा। जी मिंगजियाओ ने नफरत से सोचा, लेकिन आज स्विमिंग पूल में हुआन फैंग और खुद के बीच शारीरिक संपर्क, उसकी बाहों में पकड़े जाने के बारे में सोचा। जी मिंगजियाओ को हर तरफ गर्मी महसूस हुई, जैसे कि हुआन फैंग का हाथ अभी भी उस पर था। घृणित घृणित, मैं हमेशा उस लंपट के बारे में कैसे सोच सकता हूँ। ये सब उसकी गलती है, वो कमीना है। जी मिंगजियाओ ने लगातार अपने दिल में सोचा, अपने दिमाग में हुआन फैंग को बाहर निकालने की कोशिश की, लेकिन ये बहुत सफल नहीं हुआ। मिंगजियाओ, ये जल्दी है। अगली सुबह जब जी मिंगजियाओ अपने कमरे से बाहर आए तो उसकी मुलाकात स्पष्ट चेहरे वाले हुआन फैंग से हुई, जो उसके कमरे से बाहर आया था। ये लड़का प्रसन्न मुद्रा में था, जाहिर है वो बहुत अच्छे मूड में थे। कल रात सू यूमो के कमरे और उसकी उपलब्धियों के बाद सू यूमो अपनी अन्य दो बहनों और उसके और हुआन फैंग के बीच क्या हुआ इसके बारे में चिंतित थी। इसलिए आधी रात में वो हुआन फैंग को वापस अपने कमरे में ले गया। हालांकि हुआन फैंग बहुत इच्छुक नहीं थे, वो ये भी जानते थे कि सू यूमो शर्मीले थे, इसलिए अंत में वो केवल अपने आप में लौट सकते थे कि मेरे पास एक कमरा है, हालांकि मैं सू यूमो के साथ नहीं सोया। हुआन फैंग स्पष्ट रूप से अच्छे मूड में है। हालांकि जब जी मिंगजियाओ ने हुआन फैंग को देखा तो वो सहज रूप से चौंक गई, उसकी आंखें थोड़ी चकमा खा गई और उसने हुआन फैंग की आंखों का सामना करने की हिम्मत नहीं की, इसलिए वो घबराहट में नीचे चली गई। कितनी अजीब है ये लड़की। हुआन फैंग जी मिंगजियाओ के अजीब व्यवहार को देखता है और कुछ संदेह के साथ अपने दिल में सोचता है। फिर वह उसके साथ नीचे चला जाता है। वह यूमो के लिए एक प्रेम नाश्ता तैयार करने के लिए रसोई में जा रहा है। इस समय जी मिंगजियाओ हॉल में रुके थे। कल रात अपने मन में हुआन फैंग के साथ लंबे संघर्ष के बाद वो उसे अपने मन से दूर नहीं कर सकी। बाद में वो बेहोश होकर सो गई। उसके लिए इससे भी अधिक शर्मनाक बात यह है कि उसके सपने में हुआन फैंग ने उसे जाने नहीं दिया। उसने हर तरह की चीजों का फायदा उठाया और उसकी अपनी प्रतिक्रिया ने भी उसे शर्मसार कर दिया, यहाँ तक कि वो खुद का फायदा उठाने की हुआन फैंग की कार्रवाई में सहयोग करने से इनकार करना चाहती थी। इसलिए जब वो सुबह उठी तो उसे लगा कि उसके शरीर में बदलाव आया है। इसलिए जब उसने हुआन फैंग को देखा तो उसने हुआन फैंग को देखने की बिल्कुल भी हिम्मत नहीं की। उसे डर था कि हुआन फैंग देख लेगा कि उसके दिल में क्या चल रहा है और उसे पता चल जाएगा कि उसने सपने में क्या किया था। ये सब पीली चोटी के कारण होता है। जी मिंगजियाओ चुपचाप अपने दिल में सोचती है, लेकिन इस समय वो अभी भी हुआन फैंग का सामना करने की हिम्मत नहीं करती है, इसलिए वो केवल अपने दिल में शिकायत कर सकती है। आखिरकार हर कोई एक विला में रहता है। नाश्ता करते समय चारों फिर मिलते हैं। हुआन फैंग की नजरों से बचने के लिए जी मिंगजियो हमेशा खाने के लिए अपना सिर नीचे झुकाती है। मिंगजियाओ, तुम्हें क्या हो गया है? क्या तुम्हें अच्छा महसूस नहीं हो रहा है? नहीं, मैं ठीक हूँ। कल रात मुझे अच्छा आराम मिला। जी मिंगजियाओ ने जल्दी से कहा कि उसे डर था कि तांग मक्सियो कुछ असामान्य देख लेगी। मिंगजियाओ, तुम्हें क्या हो गया है? तुम इतनी प्रतिक्रिया कैसे करती हो? कुछ नहीं। जी मिंगजियाओ ने फिर से खाने के लिए जल्दी से अपना सिर नीचे किया। टैंग मुक्सू उसे संदेह से देखता है। वह नहीं जानती कि उसके साथ क्या गलत है। इसके बजाय दूसरी तरफ हुआन फैंग में जी मिंगजियाओ की असामान्यता नहीं दिखती है। वह सू यूमो के लिए एक छोटी डिश लेता है और पूछता है, यूमो, कल रात का आराम कैसा था? सू यूमो हुआन फैंग को घूरता है, फिर अपने आसपास की दो बहनों को देखता है। अब उनमें कोई असामान्यता नहीं दिखती, इसलिए वे कहते हैं, बहुत अच्छा। यह अच्छा है। अधिक खाओ और शाम को जल्दी वापस आ जाओ। मैं तुम्हारे लिए कुछ अच्छी चीजें बनाऊंगा ताकि तुम्हारा शरीर ठीक हो जाए, हुआन फैंग ने कहा। सू यूमो ने शर्मिंदा स्वर में उत्तर दिया, लेकिन तांग मक्सियो ने मुस्कुराते हुए कहा, मुझे लगता है कि सिर्फ बहन यूमो को ही अपने शरीर को ठीक नहीं करना है, क्या ऐसा है? टैंग मक्सियो का स्पष्ट अर्थ है कि हुआन फैंग को इसकी भरपाई करनी होगी। आखिरकार वह कल रात बहुत थका हुआ था। हालांकि हुआन फैंग ने गलत समझा। टैंग मक्सियो को देखते हुए उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ, आपको इसकी भरपाई करनी होगी। हाल ही में आप इतने अच्छे नहीं दिखते और आपका काम इतना सुखद नहीं है। ऐसा लगता है कि सू यूमो ने तांग मक्सू के शब्दों का अर्थ सुन लिया है और उसकी शर्म और भी अधिक है। हाँ, कुछ परेशानियां हैं, लेकिन कुछ समय के लिए उनसे निपटा जा सकता है, तांग मुक्स्यू ने कहा। अगर कुछ ऐसा है जिसे हल नहीं किया जा सकता है तो मुझे बताएं और मैं आपकी मदद करूंगा, हुआन फैंग ने कहा। फिर सू यूमो की ओर देखा और कहा, यूमो, आपने तियानजियाओ समूह के बारे में जो कहा उसके बारे में मैंने सोचा शायद आप अपना ध्यान स्थानांतरित कर सकें। / इस वेबसाइट का पता याद रखने में केवल 1 सेकंड लगता है। मोबाइल पढ़ने वाली वेबसाइट। बेहतर नवल पढ़ने के लिए आप हमारे YouTube चैनल और ऑडियो एक्सप्लेन टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। 1088 गुरुत्वाकर्षण के केंद्र को स्थानांतरित करना। गुरुत्वाकर्षण का केंद्र बदल गया। आपका क्या मतलब है? सू यूमो कुछ संदेह के साथ हुआन फैंग को देखती है, यहां तक कि जी मिंगजियाओ भी, जिसने पहले हुआन फैंग को देखने की हिम्मत नहीं की थी।
इस समय वो ऊपर देखती है और हुआंग फैंग को उत्सुकता से देखती है। तियानजियाओ समूह के लिए उसकी देखभाल सू यूमो से भी बदतर नहीं है, इसलिए वह इस समय शर्मीली नहीं हो सकती। तियानजियाओ समूह की मुख्य व्यवसाय दिशा पहले सौंदर्य प्रसाधन थी, हालांकि अब इस दिशा में कई प्रतिस्पर्धी हैं। इसके अलावा किंघई प्रांत के बाजार में उद्योग संतृप्त हो गया है और राष्ट्रीय बाजार में आपका विकास पर्याप्त तेज नहीं है। आखिरकार आपके उत्पाद ज्यादा आगे नहीं बढ़ रहे हैं, इसलिए तियानजियाओ समूह अब एक बाधा अवधि में प्रवेश कर चुका है। हालांकि इसमें कोई गिरावट नहीं है, लेकिन तेजी से विकास जारी रखना बहुत मुश्किल है। सू यूमो और जी मिंगजियाओ ने सहमति में सिर हिलाया। निस्संदेह वे जानते हैं कि उनकी कंपनी इस समय किन समस्याओं का सामना कर रही है। ऐसा लगता है कि किंग प्रांत में प्रबंधक युआन के नेतृत्व में एक ही उद्योग के लोग उन्हें उद्योग से बाहर निकालने के लिए एकजुट हो गए हैं। हालांकि वे इस स्थिति को जानते हैं, फिर भी इसे हल करने का कोई अच्छा तरीका नहीं है। हालांकि उनकी ताकत कमजोर नहीं है, एक दूसरे के गठबंधन की ताकत मजबूत होनी चाहिए। इसके अलावा इनके पीछे एक बड़ा बहुराष्ट्रीय समूह भी है। हालांकि दूसरे का ध्यान पूरी तरह से युवाओं के प्रांत पर केंद्रित नहीं है। ये सू यूमो और जी मिंगजियाओ के लिए बस थोड़ी सी ताकत है। ये देखते हुए कि सू यूमो और जी मिंगजियाओ ने खंडन नहीं किया, हुआंग फैंग ने आगे कहा, इसलिए मेरा सुझाव है कि आप एक नई दिशा खोल सकते हैं और अपना ध्यान केंद्रित कर सकते हैं। जहां तक सौंदर्य प्रसाधन व्यवसाय का सवाल है, वर्तमान स्थिति को बनाए रखें। वास्तव में हुआंग फैंग के पीछे कई समय और स्थान है। अब कम से कम 2 सौंदर्य प्रसाधनों की जरूरत है, इसलिए वह नहीं चाहते कि तियानजियाओ समूह इस व्यवसाय को पूरी तरह से छोड़ दे। हालांकि अपनी वर्तमान परिवहन क्षमता के कारण वह फिलहाल बहुत अधिक सौंदर्य प्रसाधनों को किसी अन्य समय और स्थान पर नहीं ले जा सकता है। वह तियानजियाओ समूह आदि के वर्तमान पैमाने को भविष्य में बनाए रखना चाहते हैं। जब वे बहुत सारे सामानों का परिवहन कर सकते हैं, तो उनके लिए अपने पैमाने का विस्तार करना असंभव नहीं है। वास्तव में हुआंग फैंग के पास अब बहुत सारी जमा राशि है। आखिरकार पिछले समय और स्थान में उसने लगभग सभी बड़े और मध्यम आकार के बैंकों को लूट लिया था। हालांकि उन्हें देश बनाने के लिए बहुत सारे धन की आवश्यकता है, फिर भी कुछ जमा राशियां हैं जिन्हें मार्शल आर्ट के बदले बदला जा सकता है। आखिरकार हुआंग फैंग उस समय और स्थान नैन्सी में देश के लिए कुछ पैसा रखना चाहता है। चूंकि इसका पुनर्निर्माण चल रहा है, इसलिए निश्चित रूप से बहुत अधिक धन की आवश्यकता होगी। इसके अलावा इस स्थिति को कायम रहने में काफी समय लग सकता है। इसके अलावा भले ही हुआंग फैंग नाजी के लिए विनिमय कर रहा है, वह न केवल सौंदर्य प्रसाधन वितरित करेगा, बल्कि हर दिन डिलीवरी के समय की सीमा, निंग वुशुंग और अली एक समय में बहुत सारे नाजी को वापस नहीं ला सकते हैं। इसलिए वर्तमान में हुआंग फैंग करता है, बहुत अधिक सौंदर्य प्रसाधनों की आवश्यकता नहीं है। सू यूमो से पूछा, किस दिशा में? मेडिसिन हुआंग फैंग ने धीरे से कहा, मुझे पता है कि तियानजियाओ समूह का स्वास्थ्य देखभाल उत्पादों का व्यवसाय भी है, लेकिन ये बहुत बड़ा नहीं है। हालांकि दवा के साथ अभी भी कुछ कमियां हैं, यह इस संबंध में पूरी तरह से बदल सकता है। हालांकि हमारे पास इस क्षेत्र में अनुभव नहीं है। स्वास्थ्य देखभाल उत्पादों और चिकित्सा के बीच एक बड़ा अंतर है, जी मिंगजियाओ ने भी कहा। मैं आपको तकनीक के साथ साथ दवा निर्माण भी प्रदान कर सकता हूं। हुआंग फैंग ने कहा, जब आप पहुंचेंगे तो आप कुछ अस्पताल, सेनेटोरियम वगैरह शुरू कर सकते हैं, भले ही उत्पादन पर्याप्त हो। हुआंग फैंग के पास यह विचार काफी समय से है। चूंकि वह इतना भाग्यशाली है कि उसे भंडारण बॉक्स मिल गया, वह इतना स्वार्थी नहीं हो सकता। उसे समाज के लिए कुछ करना होगा, कुछ प्रौद्योगिकी में सुधार करना होगा और कुछ चिकित्सा समस्याओं को दूर करना होगा, जो स्पष्ट रूप से एक अच्छी दिशा है। केवल हालांकि हुआंग फैंग के पास यह विचार पहले था, वह इसे लागू नहीं कर सके, क्योंकि यदि वह उन सूत्रों और प्रौद्योगिकियों का आदान प्रदान करना चाहते थे, तो उन्हें बहुत सारे धन की आवश्यकता होगी। उसकी कई 100 मिलियन युआन की संपत्ति पर्याप्त नहीं लगती। इसके अलावा उसके पास विकसित करने के लिए अन्य उद्योग भी हैं, इसलिए अब सारी कार्यशील पूंजी इस पहलू में लगाना असंभव है। इस बार हुआंग फैंग अंततः थोड़ा अधिक उदार है। इसके अलावा तियानजियाओ समूह भी संकट में है। वह इस अवसर का उपयोग अपने पिछले विचारों और योजनाओं को क्रियान्वित करने के लिए कर सकता है। आपके पास ये तकनीकें और नुस्खे कैसे हो सकते हैं? जी मिंगजियाओ ने उत्सुकता से पूछा। ठीक है, यह एक रहस्य है, लेकिन अगर तुम मुझे चूमोगे तो शायद मैं तुम्हें बता दूंगा। हुआंग फैंग ने मुस्कुराते हुए कहा। मरने के लिए तुम भिड़िए। जी मिंगजियाओ ने हुआंग फैंग की ओर देखा और कहा। हुआंग फैंग को कोई परवाह नहीं थी। जी मिंगजियाओ पहले सहमत नहीं थे, इसलिए उन्होंने ऐसा कहा। उसने तीनों लड़कियों की ओर देखा और कहा, वैसे भी मैंने तुम्हें धोखा नहीं दिया। मैं उन सभी चीजों को बाहर निकाल सकता हूँ। ठीक है, हमें आप पर विश्वास है। हालांकि ऐसा लगता है कि दवा उत्पादन के लिए आवेदन करना आसान नहीं है। ऐसा लगता है कि हम हाल ही में व्यस्त हैं, सू ने कहा। ये ठीक है, जब तक तियानजियाओ समूह अच्छा प्रदर्शन कर सकता है, मैं इसे फिर से करना चाहूंगा, जी मिंगजियाओ ने कहा। हुआंग फैंग ने सिर हिलाया और वह देख सकता था कि सू यूमो और जी मिंगजियाओ के मन में वास्तव में तियानजियाओ समूह के लिए भावनाएं थी। हालांकि ये ठीक इसी वजह से था, अन्यथा वे सस्ते तियानजियाओ समूह के बजाय कंपनी शुरू करते। हुआंग फैंग, हालांकि हमारा रिश्ता सामान्य नहीं है, फिर भी कुछ बातें स्पष्ट रूप से कही जानी बाकी है, सू ने अचानक कहा। क्या? अर्थात यदि आप वे प्रौद्योगिकियां और सूत्र प्रदान करते हैं तो आप एक प्रौद्योगिकी शेयरधारक भी हैं और मैं उस समय अपनी कुछ इक्विटी आपको हस्तांतरित कर दूंगा, सू यूमो ने कहा। वह मूल रूप से तियानजियाओ समूह के नाम पर हुआंग फैंग के शेयर देना चाहती थी। हालांकि तियानजियाओ समूह उसका अपना नहीं है, इसलिए उसने अंततः शेयरों को अपने नाम से हुआंग फैंग को हस्तांतरित करने का निर्णय लिया। बहन यूमो, आप यह अकेले कैसे कर सकती हैं? जी मिंगजियाओ ने तुरंत कहा। हालांकि मुझे ये लड़का बहुत पसंद नहीं है, मैं उसका फायदा नहीं उठाना चाहती। अगर उसकी सारी बातें सच हैं तो मैं अपने कुछ शेयर उसके साथ साझा करूंगी। जी मिंगजियाओ के दिल में, जब तक हुआंग फैंग वास्तव में तियानजियाओ समूह की प्रदर्शनी में मदद कर सकता है, उसे उस बैंक के शेयरों की परवाह नहीं होगी। आप क्या कर रहे हैं? मैं वास्तव में आपकी मदद करना चाहता हूं।
मैं आपका फायदा नहीं उठाना चाहता और आपके शेयर नहीं मांगना चाहता, हुआंग फेंग ने दोनों लड़कियों से कहा। / इस वेबसाइट का पता याद रखने में केवल 1 सेकंड लगता है। मोबाइल पढ़ने वाली वेबसाइट। बेहतर नवल पढ़ने के लिए आप हमारे YouTube चैनल और ऑडियो एक्सप्लेन टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। 1089। यह मेरा इस्तीफा है। हुआंग फेंग का वास्तव में तियानजियाओ समूह के खिलाफ लड़ने का इरादा नहीं था। उन्होंने सु यूमो के साथ अपने रिश्ते में तियानजियाओ समूह की मदद की, जो कि होना चाहिए था। सु यूमो के अर्थ के साथ ऐसा लगता है कि उसका जी मेंगजियाओ से कुछ लेना देना है। तब हुआंग फेंग तियानजियाओ समूह को किसी और की चीज नहीं मानेंगे। अगर मैं वास्तव में इससे पैसा कमाना चाहता हूं तो मैं खुद एक कंपनी शुरू करूंगा। मुझे आपके हाथों तियानजियाओ समूह से गुजरने की क्या जरूरत है, हुआंग फेंग ने कहा। ऐसा नहीं है, सु यूमो ने अपना सिर हिलाया और कहा, मुझे पता है कि आप वास्तव में हमारी मदद करना चाहते हैं और मेरा आपसे बाहर मिलने का इरादा नहीं है। हालांकि आपको मेरे परिवार और मेंगजियाओ के परिवार के बारे में पता होना चाहिए। यदि आप जो चीजें सामने लाते हैं वे वास्तव में है अच्छा, तियानजियाओ समूह की प्रदर्शनी निश्चित रूप से आगे बढ़ेगी। यह उसी पैमाने पर नहीं होगी जैसा कि अब है। हमारे परिवार में भी ऐसे लोग हैं जो आपको लुभा सकते हैं और यदि आप चाहें तो आपके प्रयास व्यर्थ होंगे इसका एक विचार बनाने के लिए। उद्धरण चिन्ह। अर्थात उन लोगों को फायदा उठाने देने के बजाय मैं तुम्हें सस्ता देना चाहूंगा। जी मेंगजियाओ ने यह भी कहा कि जाहिर है वह अपने परिवार के उन लोगों के गुणों के बारे में भी जानती है। सु यूमो ने अभी कहा कि इस तरह की स्थिति होने की संभावना है, लेकिन अब उन लोगों ने तियानजियाओ समूह का नियंत्रण नहीं छीना है, बल्कि इसलिए कि वर्तमान तियानजियाओ समूह अभी तक उनकी नजरों में नहीं आया है और उनके लड़ने के योग्य नहीं है। आखिरकार यदि हम एक करेंगे तो एक से अधिक व्यक्ति होंगे। उस समय विवादों की श्रृंखला बनेगी। वर्तमान तियानजियाओ समूह इसके लायक नहीं है। हाँ, हुआंग फेंग, कुछ चीजें हैं जिन्हें पहले रोका जाना चाहिए। हम सभी जानते हैं कि आप पैसे के लिए बहन यूमो और मेंगजियाओ की मदद नहीं कर रहे हैं, लेकिन यह आपका होना चाहिए। आपको इसे लेना चाहिए, अन्यथा इससे लोगों को गुस्सा आएगा अगर तुम्हें उन परेशान करने वाले लोगों ने पकड़ लिया है, तांग मुक्स्यू ने भी कहा। अब जब आप सब ऐसा कहते हैं तो ठीक है, हुआंग फेंग ने एक पल के लिए सोचा और कहा कि वह सु यूमो और जी मेंगजियाओ का फायदा नहीं उठाना चाहता था, लेकिन वह ऊंची कीमत पर खरीदी गई तकनीक से कमाए गए पैसे को खर्च नहीं करना चाहता था। यदि वे सस्ते होते या उन्हें सु यूमो पसंद नहीं आता तो उसे यह पसंद नहीं आता। इन 2 दिनों में मैं आपके लिए चीजें सुलझा दूंगा। आप पहले उद्योग को समझ सकते हैं, हुआंग फेंग ने सु यूमो और जी मेंगजियाओ से कहा। आखिरकार फार्मास्यूटिकल उद्योग और जिस उद्योग में वे अब लगे हुए हैं उसके बीच एक बड़ा अंतर है और वे एक दूसरे को अच्छी तरह से नहीं जानते हैं। ठीक है, सु यूमो और जी मेंगजियाओ ने सिर हिलाया। रात्रिभोज के बाद सु यूमो और जी मेंगजियाओ तियानजियाओ समूह में गए और तांग मुक्सू भी अपने व्यवसाय पर काम करने गए। हुआंग फेंग को कुछ समय तक पता नहीं था कि क्या करना है। उसके पास बहुत सारी चीजें थी, लेकिन ऐसा लगता था कि उन पर किसी का नियंत्रण है। उसे जाना नहीं था। वैसे क्या आपने कल ही एक मनोरंजन मीडिया नहीं खरीदा था? वहां बहुत सी चीजें हैं। क्योंकि किसी अन्य समय और स्थान में वो 1 वर्ष तक रहा, इसलिए उसे कुछ चीजें ठीक से याद नहीं थी। अब उसे ये दिखाने के लिए इसके बारे में ध्यान से सोचना होगा कि उसके पास करने के लिए बहुत सारे काम हैं। सुबह में ली बिंगयुन घोषणा करने जा रहे हैं कि वह अपनी खुद की मनोरंजन कंपनी में शामिल हो गए हैं। ये खबर निश्चित रूप से मनोरंजन जगत में धमाका कर देगी। उस समय ऐसे कई लोग होंगे जो अकेले ली बिंगयुन का साक्षात्कार लेना चाहेंगे और ली बिंगयुन का विशेष साक्षात्कार बहुत लोकप्रिय होगा। इस तरह दूसरों को सस्ता करने की कोई जरूरत नहीं है, बस उनकी राष्ट्रीय समाचार रिपोर्ट पदभार संभालने के बाद पहला शॉट दें। उस शेन यान को साक्षात्कार लेने दीजिए। ऐसा लगता है कि वह व्यक्ति ली बिंगयुन को अच्छी तरह से जानता है और उसके पास क्षमताएं हैं। आइए देखें कि क्या वह प्रशिक्षण के लायक है, हुआंग फेंग ने विला छोड़ते हुए सोचा। जब हुआंग फेंग राष्ट्रीय समाचार के कार्यालय भवन में पहुंचे तो वे कर्मचारी सदस्य पहले ही आ चुके थे। क्योंकि हुआंग फेंग ने अभी तक नवीनतम कार्य नहीं सौंपे थे, वे अभी भी पिछली कार्य व्यवस्था, ट्रैकिंग और साक्षात्कार का पालन कर रहे थे। हालांकि इस समय हर किसी का दिल स्पष्ट रूप से अपने बॉस के बारे में अधिक चिंतित है। इनका चुगली करने वाला दिल आम लोगों से बेहतर होता है। हुआंग फेंग जब छोटा था तो बहुत अमीर था। उनके और ली बिंगयुन के बीच क्या संबंध है, ये हर किसी को दिवास्वप्न भी दिखाता है। हालांकि लोग इसके बारे में केवल सोच सकते हैं। वे हुआंग फेंग से ये सवाल पूछने की हिम्मत नहीं करते जब तक कि वे नौकरी नहीं चाहते। सभी संपादकों और पत्रकारों में से वास्तव में कुछ ऐसे हैं जो नौकरी नहीं चाहते हैं। हालांकि वह निष्क्रिय रूप से नौकरी नहीं चाहता है, सच तो यह है कि वह वास्तव में नौकरी छोड़ना चाहता है। शेन यान, तुम मेरे कार्यालय आओ। हुआंग फेंग के कंपनी में प्रवेश करने के बाद उन्होंने सीधे शेन यान का नाम लिया। ये खत्म हो गया है, यह अभी भी यही है। जब शेन यान ने हुआंग फेंग का नाम सुना तो उसने थोड़ा कांपते हुए सोचा और उसका चेहरा सफेद हो गया। कल हुआंग फेंग के आने के बाद से उसका दिल स्थिर नहीं है। वह अपने मामलों के बारे में सोचता रहा है। सच कहूं तो उन्हें वर्तमान नौकरी बहुत पसंद है। यहाँ से जाने के बाद उसे नहीं पता कि उसे ऐसी ही कोई नौकरी मिलेगी या नहीं, इसलिए वह यहाँ से जाना नहीं चाहता था। अभी ऐसा लगता है कि हम नहीं जा सकते। शेन यान, शायद बॉस किसी और वजह से तुम्हें ढूंढ रहे हैं। इसके बारे में ज्यादा मत सोचो। एक संपादक ने शेन यान को सांत्वना दी कि वे सभी शेन यान के बारे में जानते हैं। आखिरकार शेन यान हुआंग फेंग और ली बिंगयुन के बीच घोटाले की रिपोर्ट करके उठे।